जी बच्चों, पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। रीजन क्लास 2 क्वेश्चन हम करने लगे हैं खान कॉरपोरेशन। रिसेंट टाइम में 8 नंबर का ये सवाल आया है। क्विकली ज़रा देखें। अगर सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस है, क्विकली ज़रा देखें तो आप ब्रेक इवन सेल यूनिट्स या रेवेन्यू निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपसे मांग सकता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन हो तो वो आपसे ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में भी मांग सकता है, रुपीज़ में भी मांग सकता है, कंबाइंड भी और प्रोडक्ट वाइज भी। लेकिन कंबाइंड बाहर अगर चुप हो तो हमने कंबाइंड करना है, और अगर वो कह भी दे प्रोडक्ट वाइज तो पहले कंबाइंड करना तो बहरहाल ज़रूरी है, ये हमारे लिए लाजमी है। करेंगे क्या, पर यूनिट हो या ये यूनिट्स निकालने हो या सेल रेवेन्यू निकालना हो ब्रेक इवन या डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए, पहला स्टेप क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। पर यूनिट में मिले तो ठीक, नहीं तो टोटल में निकाल दो। उसके बाद अगर आपसे उसने यूनिट्स मांगे हैं तो आपने जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला है उसको एवरेज कर लेना है यूनिट्स को यूज़ करते हुए, सेल क्वांटिटी या सेल क्वांटिटी की रेशो को यूज़ करते हुए। और अगर आपसे उसने रुपीज़ में रेवेन्यू मांगा है तो आप CS रेशो निकालें। एवरेज CS रेशो फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको इकट्ठा करेंगे तो एवरेज CS रेशो आ जाएगी, और इस एवरेज CS रेशो को जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये सेल्स रेवेन्यू रुपीज़ में या सेल्स यूनिट्स जो हैं ये पूरे बिजनेस के होंगे, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की गिवन होगी। फिर अगर वो प्रोडक्ट वाइज कहेगा तो अगर यूनिट्स की बेस पर हम चले थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था हमने एवरेज यूनिट्स करके, तो उसको वापस भी यूनिट्स के हिसाब से ही तोड़ेंगे। और अगर हमने सेल्स रेवेन्यू निकाला है CS रेशो की बेस पर, तो जब सेल्स रेवेन्यू टोटल यूज़ किया है तो उसको तोड़ते हुए भी वापस सेल्स रेवेन्यू ही यूज़ करना है। ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, अब सवाल आपके सामने है, बच्चों ने नहीं आना। कहता है जी, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट रुपीज़ वाली, ऐसा ही है फॉर KCL। ऑल्सो डिटरमिन प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन, लेकिन अमाउंट ही है। ठीक है, इसका मतलब नज़र भी आ गया था सवाल पढ़ते हुए, मल्टी प्रोडक्ट का है और सेल्स रेवेन्यू उसने मांगा है। वो फिर नहीं आया, जल्ला वोट डाला जिन्हें पर्चा फेल किया था पिछली बारी। ओके, तो सवाल पढ़ लें। नहीं, वो आपने करना है खुद ही, उसका सोल्यूशन है। ठीक है, वो कर लिया, अच्छी बात है, हो गया वो सवाल। किसने वो किया है ब्रेक में, वो कर लिया, हो गया। ओ मैंने वो होमवर्क देना था यार, याद नहीं रहा। अच्छा वो बाद में, फिलहाल इधर जी 3 प्रोडक्ट्स हैं। तरतीब क्या होनी जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बोलो, हमें चाहिए क्या वैसे, हमने, हाँ तो तरतीबवार चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए ईच प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन सवाल पे अगर आप गौर फरमाएंगे ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। जरा सवाल पढ़ ही लेते हैं पहले। सेल्स गिवन है, टोटल सेल्स रेवेन्यू रुपीज इन मिलियन। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नेक्स्ट ईयर बजट। ये बजट है, बजटेड सेल्स। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चुप है तो फिक्स ही लेंगे, लड़ाई किस बात की हो रही है, चुप है तो फिक्स ही लेंगे, लेकिन चुप नहीं है, इसने आगे बताया हुआ है कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड है। और एडमिन और अदर एक्सपेंसेस उसने कहा ये वाले फिक्स्ड ही हैं। ठीक है, अभी तक मुझे कहीं पे पर यूनिट डाटा नहीं मिला। कहीं नीचे कोई यूनिट्स मिल गए तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो फिर टोटली लेके चल पाएंगे। ठीक है, जो पर यूनिट ढूंढने की तरफ चलेगा वो फिर मारा जाएगा। नजर आ रहा है पर यूनिट, ठीक है, नहीं आ रहा तो चलो, आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए ना तो आप टोटल निकाल लो। ठीक है, अच्छा खैर अभी तक तो मुझे लग रहा है कि पर यूनिट डाटा नहीं है, टोटल में गिवन है। एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अच्छा ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं गिवन थे। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, सेलिंग और मार्केटिंग है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और एडमिन है। यहाँ फिक्स्ड ये फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे नहीं गिवन थे। पॉइंट 1 के अंदर उसने बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 380 मिलियन। ऑल ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट
ये 2। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 380 टोटल है, जिसमें से इनडायरेक्ट लेबर 40 मिलियन की है, उसका 70% जो है वो 75% जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब पहली बात 40 का 75% कितना बनता है बता दें प्लीज। घुमाचना सी कैलकुलेटर, ये तो मौका आया थे। 40 टोटल इनडायरेक्ट लेबर है जिसका 75% यानी कि 30 क्या है वेरिएबल। वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट लेबर। चलो ये तो जो ऊपर कॉस्ट गिवन है ये 660 जमा 360 जमा 216 कितना बनता है टोटल जरा बताओ। ये बन गया 900 1020 1336। ये इसकी बेस पे बांट लेंगे ऐसे ही है। डायरेक्ट लेबर, ओहो ये तो मटेरियल है, सॉरी लेबर को टोटल 120 220 और 300 जी, इसकी बेस पे हमने बांट लेना है। वो ये कह रहा है ना, और सही है, कह रहा है 40 मिलियन जो है वो वेरी करता है। अब वेरिएबल है ना तो हर एक को अलग अलग जाना है नहीं जाना, किस बेस पे बांटे, उसने कहा है जी डायरेक्ट लेबर की बेस पे। चलो खैर 30 को बांटना है हमने, ठीक है। उसके बाद बहुत देर कर दी यार आप लोगों ने। उसके बाद कहता है टोटल फ्यूल एंड पावर कॉस्ट 100 मिलियन की है जिसका 90% जो है वो वेरी करता है, ठीक है। यानी कि इस 100 का 90% यानी कि 90 जो है वो वेरिएबल है। अब वो वेरी करता है इन प्रोपोर्शन टू द, ये थोड़ी सी चवल थी बस इस सवाल के अंदर, प्रोडक्शन कहीं पे गिवन नहीं थी, तो इसका भी हल बता देता हूं आज, कोई मसला नहीं, कर लेंगे, ठीक है। या जो भी आपने हल कर लेना था वो भी ठीक ही हो जाना था, क्या एक नंबर ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास नहीं है इसकी बेसिस, फिलहाल प्रोडक्शन के यूनिट्स मुझे कहीं नजर नहीं आए हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा मसला था, इसके अलावा और सवाल में कोई मसला नहीं है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि क्या बताऊं। अच्छा जी, उसके बाद जो बकाया बच गए फिर बैलेंसिंग कितने हैं, ये सारी कैलकुलेशन वहां करेंगे, तो मैं वैसे समझा रहा हूं आपको। 380 में से 30 निकालो, ये वेरिएबल है, 30 वेरिएबल है और 90 वेरिएबल है। बाकी इस 100 में से 10 और इस 40 में से भी 10 ये फिक्स नहीं आने हैं, तो बैलेंसिंग में निकाल दो उसको जी। 200 ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है ना, वेरिएबल एफओएच। और ये क्या है जी, ये फिक्स्ड एफओएच है। ओके डन, डाटा निकलता आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऊपर चुप था, इसके साथ पॉइंट 2 इसने जोड़ा हुआ है। इंक्लूड द फॉलोइंग, कमीशन ऑन सेल, ये तो वेरिएबल होता है, 3% वगैरह दिया ना, टोटल नहीं दिया हो ना, पर यूनिट या परसेंटेजेस में दिया हो। ओपन करूं या याद आ रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल होता है, कमीशन वेरिएबल है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विच इज एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ ए बी एंड 4% ऑफ सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, इतना सा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, ये भी वेरिएबल है। ये दोनों क्या हैं जी, वेरिएबल। और बाकी सारा फिक्स है, यानी कि इस 150 में से ए के लिए कमीशन निकलेगा और ये निकलेगा, बी के लिए कमीशन निकलेगा और यही निकलेगा, मतलब ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सी के लिए भी कमीशन निकलेगा और सी का ये अलग आ गया, ये निकलेगा, ठीक है ना। तो जब ये निकल जाएंगे इन टोटल्स में से, तो बाकी क्या बचेंगे, फिक्स वाले, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, ठीक है जी, रेशियो वही रहेगी। चलो अच्छी बात है। अब उसने हमसे कहा है ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन, लेकिन मैंने सारा सवाल पढ़ लिया आपके सामने, मुझे कहीं पे यूनिट्स नजर नहीं आ रहे। हाँ पापा आए हो, सुबह से थे, मुझे क्यों लगा भी आए हो जी, सवाल नहीं किया इसने आज इसलिए। अच्छा जी जी, क्या कह रहा था मैं, क्या, हाँ कहीं पे यूनिट्स नजर आए, कहीं यूनिट्स नजर आ जाते हैं ना, तो मैं सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड करता यूनिट से, मेरे पास सेलिंग प्राइस ही पर यूनिट आ जाती। मैं वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करता, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ही पर यूनिट आ जाती। लेकिन पूरे सवाल में कई प्रोडक्शन यूनिट्स ही नहीं है,
अब खपते रहो पागलों की तरह। नहीं ज़रूरत, ये इसीलिए आज रिवीजन करवा रहा हूँ ना, ये सारी बातें जब टॉपिक पूरा हो गया ना तो अब बता रहा हूँ भाई, जब सारा कुछ आता है ना तो पर यूनिट करना है, नहीं मिल रहा टोटल मिल रहा है, चलने दो, टोटल कर दो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ही ले लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट वाइज टोटल कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते थे आप, ठीक है जी। ये बता दो जी, ठीक है बता दो। ऑटम 23 है, क्वेश्चन 5 है, खान लिमिटेड, ये रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जी हमारी, ए, बी और सी। ए, बी, सी। तो नहीं है गिवन पर यूनिट सेल प्राइस, तो टोटल निकालो। अच्छा रुपीज इन मिलियन में सवाल, तो मिलियन में ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है, रुपीज इन ठीक है जी। अच्छा अब जी सेल्स रेवेन्यू, टोटल सेल रेवेन्यू लो, टोटल सेल रेवेन्यू लो, कोई मसला नहीं, टोटल सेल्स रेवेन्यू सवाल के अंदर गिवन कितना, 1500, 900 और 600 मिलियन। लेस करना है इसमें से अब वेरिएबल कॉस्ट हो, टोटल ही है तो टोटल ही जाने दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो हमने CS रेशो ही है ना, रुपीज में रेवेन्यू निकालना है रुपीज में, तो हमने क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो। अब अगर पर यूनिट डाटा होता तो पर यूनिट से चल पड़ते, तब भी CS रेशो पे पहुंच जाते, हमें CS रेशो ही चाहिए ना, यही तो मसला है कि यूनिट्स की बजाय उसने, मसला नहीं सहूलत है बल्कि यूनिट्स की बजाय रुपीज मांगे हैं, तो रुपीज के अंदर हमारे पास CS रेशो वाला ऑप्शन है, और CS रेशो के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का होना सिर्फ जरूरी नहीं है, आपके पास टोटल भी हो तो चल जाता है, CS रेशो तो उससे भी निकल आती है, ठीक है ना, ये सहूलत हो गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस करनी है, जिसमें सबसे पहले फिक्स्ड नहीं मटेरियल आ गया, चलो जी मटेरियल क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, अब देखो मुफ्त के नंबर, डायरेक्ट मटेरियल ये 660, 360, 216, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 120, 100 और 80, ये मुझे लिखवाने हैं अब, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 660, 360 और 216, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 120, 100 और 80, उसके बाद वही लिखने हैं, बाद में फिक्स लिखोगे, वो FO बाद में लिखोगे, वो बाद में लिख लेने, मुफ्त के नंबर ले लो, ठीक है। सेलिंग है, इसको भी तो तरतीब में लाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है बहुत कुछ इसके बारे में, ठीक है। तो चलो तरतीब से चलते हैं। एडजस्टमेंट 1 में कहता है 380 मिलियन के फिक्स्ड FOH हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो मैं वर्किंग 1 करता हूं, इसके लिए ढूंढने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अब यहां कर लें वर्किंग 1, जी बच्चों। टोटल FOH प्रोडक्ट है A, B और C। टोटल FOH सवाल के अंदर गिवन है, टोटल FOH गिवन है नाम की जगह कोई नहीं है मेरे पास, टोटल कितने गिवन है 30, कितने थे 380। अब इनको बांटना है किस बेस पर, इसकी बेस पर, ठीक है। टोटल कितना आता है 300, तो ये 300 की बेस पे बांट लो। क्या मतलब, A को जाएगा 120/300, B को जाएगा 100/300, C को जाएगा 80/300। समझ आई बात की। तो टोटल FOH आपने बांटे कैसे, 380
इंटू 120 बटा, उसने ये कहा था ना इस बेस पर वेरी करते हैं, 380 इंटू 100 बटा 300। थोड़ी सी तो जगह बचाई जा सकती है ऐसे करके, 380 इंटू 100 बटा 300 और 380 इंटू 80 बटा 300। जी बताएं। 152, 127, 101। ये उसने कहा कि जी ये तो है जो सॉरी ये तो वेरिएबल थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, टोटल में से आपने अलग ही नहीं करवाए। ओ माय गॉड, इसका क्या करना है आपने, 75% लेना था। सॉरी, ठीक है, तो किया हुआ है 380 टोटल फिक्स्ड एफओएच है, ठीक है, सारों को नहीं बांट देना था। हाँ, पता नहीं अब क्या बांटना था। 1 बाय 1 चलते हैं आराम से, सुकून से, जल्दी नहीं, प्लीज इसको नहीं बांट सकते आप इस बेस पर, प्लीज इसको ना लेकर आए। फिलहाल सिर्फ बात हो रही है 30 की। अब ये 30 जो है वो कहता है 75% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 40 मिलियन वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन ही, वो क्या है, वेरिएबल। यानी इस 30 की कहानी हो रही है, 40 की भी नहीं हो रही बल्कि 30 की कहानी हो रही है। तो यहां पे मैं 30 को, अच्छा ये टोटल एफओएच बांट रहे थे हम, वैसे ही खामखा बांट रहे थे, बांटा जा सकता है वैसे, इसको भी एक ही वर्किंग कर लें इसकी। उसके बाद फिर इसमें से निकालते जाएंगे वेरिएबल। हाँ ये भी ठीक है। कितना बोला था बता दो, ये टोटल कितना था, 380 जी, 152, 127, 101। अब ये टोटल एफओएच है, इसमें से हम लेस कर लेते हैं, लेस करने हैं वेरिएबल। ये करने लगे भाई, ये करने लगे क्या, तो टोटल एफओएच तो है ना, टोटल एफओएच तो है ना। देखो भाई आगे आगे चलना है ना यार, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें, वैसे ऐसे भी ठीक है। कितना आसान कर सकते हैं इसको और हाँ रटा भूल गया, सही कह रहे हो, सिर्फ वेरिएबल ही निकालने चाहिए और उन्हीं को ही, वेरिएबल को ही उसकी बेस से उसने बांटा हुआ है, वो ही लेकर चलने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी चीज़ों को हमें छेड़ना चाहिए, और इसमें से निकलते ही सिर्फ एक है। हाँ सुकून है। वेरिएबल ओवरहेड्स 40 में से कितने परसेंट है जी, 75%। ये टोटल कितने हैं, 30। इस 30 को सिर्फ बांटना है, ठीक है जी, इस 30 को बांटें फटाफट। 12, 10 और 8, 12, 10, 8। चलो अब ये फिगर निकल आई है, इधर यूज भी कर लें, 12, 10 और 8। इसके बाद एक और मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत का मसला क्या है, इधर देखो, वो कौन सा है जी, वो वेरिएबल ओवरहेड्स में से ही वो फ्यूल है ना, फ्यूल। ये क्या चीज़ थी, पहला क्या था ये, वैसे कोई इनडायरेक्ट लेबर थी ना, ये इनडायरेक्ट लेबर थी, ये फ्यूल है। ये फ्यूल कितना है वेरिएबल, 90 वेरिएबल है। अब टोटल का तो पता है, लेकिन इसको किस बेस पे बांटे वो उसने प्रोडक्शन यूनिट्स कहे, और प्रोडक्शन यूनिट्स हमें सवाल में गिवन, ये एक मसला था बस इस सवाल में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो निकल आए ना, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो वर्किंग टू उसके लिए कर लेते हैं। जी कमीशन एट द रेट ऑफ कितने परसेंट है, ए का, बी का 4% और लो ये भी यही निकाल लेते हैं जी, वहां पे भी निकल सकता है। 1500 का 3%, 45, 900 का 3%, 4%, सॉरी 36, और 600 का 5%, 30। उसके बाद अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो 2% ए और बी के लिए है
और 4% सी के लिए, वही सेल वैल्यू का लेना है, ठीक है। तो कमीशन आ गया, तो उसके बाद क्या है जी, क्या है जी बताएं जरा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है जी। ये परसेंटेज गिवन है 2%, 2% और 4% जी। 2% ऑफ 1500, 2% ऑफ 900 और 4% ऑफ 600, 24। टोटल कितनी हो गई ये कॉस्ट, वहां पर इकट्ठे ही लिख देंगे, 75, 54 और 54, 54 है, 58 कैसे, अच्छा अच्छा जी। अब ये 75, ये क्या आ गया जी हमारे पास, ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग नंबर 2 से 75, 54 और एक अभी तक बचा हुआ है, हाँ वो अभी तक पड़ा हुआ है इधर, मसला है, मैंने टोटल किया नहीं इसलिए सिर्फ वो उठा लिया था। देखते हैं अब इसका क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बस मेरे ख्याल में वेरिएबल कॉस्ट तो खत्म हो गई है, कि कोई और भी है वेरिएबल कॉस्ट को और है जी, फिर तो मेरे ख्याल में बस कहानी खत्म होगी, कंट्रीब्यूशन तो निकल आया। अब मैं क्या करूं, फ्यूल नहीं हो सकता फिलहाल एलोकेट, तो चलने दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, अगर आपके पास कोई मुमकिन है आपके पास हल इसके अलावा निकला, ये लो, मेरे पास तो नहीं निकलना ना, मैंने तो घर पे निकाला था, मुझसे नहीं निकला था, फिर मैंने एक और जुगाड़ लगा लिया था, वो आपको बता देता हूँ और आइंदा के लिए बता देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे बेसिस कोई चेंज कर सकते हो आप अजम्पशन लेकर, लेकिन मैं तो उस तरफ भी नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। बताएं जी, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया कितना, 633 मिलियन, 376 मिलियन, 242 मिलियन। ये जी मेरा स्टेप 1 हो गया, कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया प्रोडक्ट वाइज। नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट क्या करना है भाई, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज तो आ गया 633, दूसरा 376, तीसरा 242, ठीक है। अब इस एवरेज को, इस प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन को एवरेज आउट करना है। क्या फॉर्मूला बताया था अभी, आसान करने के लिए, आसान करने के लिए यूं बोला था कि कितने गया, ये मैंने कहा था टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि आप न्यूमरेटर में, मुझे जरा नजर कम आ रहा है, 600 कितना है, 633 जमा 376 जमा 242 करना है, ये टोटल है, ऑलरेडी टोटल है, ठीक है। डिवाइड करना है इसको सेल रेवेन्यू से, 1500 पहला याद है, बस अगला नहीं याद, 900 और 600, ठीक है। तो आपके पास एवरेज सीएस रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब 1 मिनट 417, यहां पे हम क्या कर रहे हैं जी, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ऐसे ही है। दूसरा काम हम क्या किया करते थे, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो निकाला करते थे। फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, पता है आपको, अभी दिखाया आपको, ठीक है ना, अंग्रेजी लिखी हुई है उसकी आपके सामने, कहते तो वही सामने रख देता हूं जी। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो रुपीज 633 मिलियन प्लस रुपीज 376 मिलियन प्लस रुपीज 242 मिलियन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सेल रेवेन्यू सबका पकड़ो, रुपीज 1500 मिलियन प्लस रुपीज 900 मिलियन, टोटल ही गिवन था ऑलरेडी, आसानी होगी उल्टा, प्लस 600 मिलियन। लेकिन एक मसला है, इस कंट्रीब्यूशन तक आते आते एक कॉस्ट ऐसी है जो अभी तक माइनस नहीं हुई, तो कोई गल नहीं, बांट के माइनस करनी थी, नहीं हो सकी, टोटल में कर दो, ये मेरे ज़हन में हल आया था, टोटल में कर दो, ठीक है। ऐसे करो, दिस माइनस रुपीज 90 मिलियन, ये फ्यूल भी माइनस हो गया, ठीक है जी, ये लो, सही है। अब किसी ने किसी और बेस पे बांटा होगा तो अल्टीमेटली आंसर पे कोई असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन उसने कोई ना कोई अजम्पशन ली होगी कि जी मैंने इसको भी डायरेक्ट लेबर पे कह देता तो अच्छा होता, या प्रोडक्शन यूनिट्स दे देता, ठीक है ना। अगर किसी ने बांट भी दिया है तो अल्टीमेटली वो हर एक में से माइनस होना था, मैंने यहां पर, वो शायद आगे जाके प्रोडक्ट वाइज में थोड़ा सा फर्क डाले सो डाले, ठीक है, वो भी नहीं आएगा, वो भी हमने रेवेन्यू लेना है।
तो आपके सोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ना अगर आपने कोई मुनासिब अपने हिसाब से पर्चे के अंदर कोई एजम्पशन लेकर इसको भी बांट दिया था। किसी ने डायरेक्ट लेबर पे बांट दिया, इसको भी डायरेक्ट लेबर बांट दो जी, जैसे वो बांटा है इसको भी डायरेक्ट लेबर पे बांट दो जी। या नहीं चलो सेल रेवेन्यू की बेस से बांट देते हैं, प्रोडक्शन नहीं है तो सेल्स, वो कह रहे प्रोडक्शन यूनिट नहीं है तो प्रोडक्शन सेल बराबर होगी, सेल रेवेन्यू की बेस से बांट दो। बांट जाता है अगर कोई तो सोल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर मैंने कहा बेसिस नहीं पता थी तो टोटल में से ही माइनस कर दो, कोई मसला इससे? जाग के बैठे सारे, आसपास वालों को भी जगा दें, ठीक है जी बेटा। तो एवरेज CS रेशो कितनी आ गई? 0.38 बस 0.387, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 37% बन जाएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है, असल रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। वो कह रहा था सवाल में क्या करो, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में निकालो KCL की। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट अब जाके आई है, ठीक है। हमने क्या करना है जी, ब्रेक इवन नहीं, हाँ ब्रेक इवन ही है ना, ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स नहीं है बेटा, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या था, मुझे भूल गया, जरा बता दें। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिजनेस, पूरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज CS रेशो। निकली हुई है, लेकिन ये चाहिए वर्किंग नंबर 3 करनी पड़ेगी। छोटी सी वर्किंग इसकी भी कर लेते हैं। अब वर्किंग नंबर 3 टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है हमने, बड़े आराम सुकून से निकल आएगी जी। तीन चीजें थी। सबसे पहले FOH, इधर देखो टोटल FOH कितने थे, टोटल FOH कितने थे? अच्छा ऊपर नहीं गिवन, बहुत अच्छी बात है, 380। इधर देखना जरा सारे 380 टोटल। कहां से नजर आया अब आपको? इधर से देखो, कोशिश करो, इधर हो जाओ, ये कोने वाले जी। ये रुपीज 380 मिलियन, ओके, माइनस इसमें से हमने ये 30 माइनस किया माइनस 30। हमने क्या कहा था, ये 30 क्या है? वेरिएबल, ऐसा ही है, खुला लिखो यार, टोटल ही आना है। फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्ट वाइज थोड़ा ही आना है, टोटल आना होता है पूरे बिजनेस की, ठीक है ना। तो रुपीज 380 मिलियन माइनस रुपीज 30 मिलियन माइनस रुपीज 90 मिलियन, इसका 10 और सारे बाकी फिक्स्ड उसने कहे थे, ऐसे ही है। बताओ कितना आता है? रुपीज इन मिलियन ही चल रहा है जी, 260। ये तो फिक्स के FOH में से फिक्स आ गया। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सवाल के अंदर टोटली गिवन थे, मतलब अलग अलग गिवन थे, टोटल कर लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 150 जमा 120 जमा 100 कितना बनता है? बल्कि ये वहीं पे टोटल करो, बल्कि 370 लिख दूं अगर कहते हैं तो। टोटल कितना आ गया जी? बाद में आप किसी को मिले ना तो मिल जाएगा जी। रुपीज 370 मिलियन, ये टोटल हमने किया। इसमें से माइनस करो कमीशन, टोटल कर दो, टोटल ही कर दो। हाँ, ये कितना है और ये कितना है? यूज कर रहा हूं ना डाटा। वेरिएबल कमीशन 111 मिलियन, ये 111 नहीं है? वाह, सही कैलकुलेशन कर दिया तुमने। रुपीज 111 मिलियन, ये वेरिएबल था, बोलो। ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल है, उसके बाद ये भी वेरिएबल है। अलग अलग भी कर सकते थे आप। माइनस रुपीज 72 मिलियन, तो कितना बचा? 187 फिर फिक्स है, और एक था ही फिक्स, कौन सा? एंड पे क्या लिखा हुआ? एडमिन एंड अदर। ये तो उसने कहा था सारे हैं ही फिक्स। 100, ये कहां से निकाला आपने? ये भी टोटल कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल वहां पे शो कर देना, मैंने अब यहीं पे कर दिया। कितना? 100, ओके, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया? 6 to 7 मिलियन आ गया,
इधर देखो, ₹627 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.387। जब काम का सवाल आता है ना तो वो चला जाता है जी। जहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है ना, जब भी सवाल करते हैं वो गायब होता है। याद है ना, कल भी सवाल कौन सा किया था हमने, HIL वाला सवाल किया था। अब कॉन्फिडेंस का टाइम तो वही होता है यार, पेपर का सवाल हमने किया, अपने फॉर्मेट से किया, गायब जी। ₹1620 बस मिलियन अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। अब यहां रुक जाता तो अच्छा था, लेकिन वो नहीं रुका, बढ़ता गया। ठीक है, तो कोई नहीं, हम भी बढ़ जाते हैं। अगली चीज क्या है जी, ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। चलो देखते हैं। अच्छा जी, सिंपल। वैसे तो जो आ गया आपके पास, इसको आपने किसकी बेस से बांटना है? आप सेल्स रेवेन्यू की बेस पर। सेल्स रेवेन्यू कहाँ पड़ा है? ये 1500 जमा 900 जमा 600 इज इक्वल टू कितना? 3000। लो, ये बेसिस। तो ए प्रोडक्ट ए के लिए ऐसे कर लेते हैं या कॉलम वाइज करें? कॉलम वाइज ही कर लें, चले, सब कुछ कॉलम वाइज चल रहा था तो ये भी कॉलम वाइज कर लें जी। ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, इधर देखो बच्चों, टोटल सेल रेवेन्यू कितना है जी? 1620। इसको किसकी बेस पे बांटना है अब? सेल्स रेवेन्यू की बेस पे। एग्जांपल वाला दिखाऊं? 50 और 120 ऐसे ही था ना? अभी देखा था 50 और 120, ये 50 और 120 टोटल 170। याद आ रहा है? सेल्स रेवेन्यू की बेस पे था ये। सेल रेवेन्यू एक यूनिट एक्स का बिका था 50 का, 2 वाई के बिके थे 60 के, तो 120 जमा 50 170। तो सेल रेवेन्यू की बेस पर हमने इसको वापस करना है। ठीक है, अलग तोड़ना है जी। तो सेल रेवेन्यू इधर हमारे पास कितना है जी? 1500 डिवाइडेड बाय 3000 कितना? 810 रुपीज, 810 मिलियन। बी जी बेटा 1620 मिलियन है इंटू 900 डिवाइडेड बाय 3000 जी, ₹486 मिलियन। सी 1620 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 3000 जी, ₹324 मिलियन। सॉल्यूशन मैच कर लें, मेथड भी मैच कर लें। पिक्चर भी भेज दीजिएगा बच्चे, सही है? वो ना भी लगाते को बच्चा, ये जुगाड़ ना भी लगाएं, इसको किसी ना किसी बेस पे तो बांटेंगे ना आप, अजम्पशन लेके। सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, करके देख लें, सेम ही रहना। चलें जी, अब मूव करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को। प्रोसेस कॉस्टिंग कर लें, प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस का सवाल बहुत मज़े का है इस अटेम्प्ट का। हाँ, नहीं हुआ था तो तकरीबन ही करना होता है, सारा तो भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। आखिर पे है तो आखिर वाला आखिर पे नहीं करते, आसान हो तो कर लेते हैं पहले। सबसे पहला सवाल सबसे चवल था और सबसे आखिरी सबसे आसान था। वैसे ये भी बड़ा आसान था। अच्छा, और कौन कौन सा आसान निकला अभी तक? HIL वाला कितना आसान था? खान लिमिट वाला कितना आसान था? कोई सवाल मुश्किल भी निकले, सिर्फ आप लोगों की सोच है। मर गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया। टेस्ट में भी इसीलिए मुश्किल आता था कि उस वक्त साथ साथ चल रहा होता था। अब कोशिश ये करनी है, टॉपिक आइडेंटिफाई करो, फॉर्मेट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो। मुश्किल हो या आसान हो, सारे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, आपके लिए नहीं मुश्किल होगा अकेले। इसलिए आपको भी उसमें से नंबर मिलेंगे। पासिंग मार्क्स तो हर सवाल में मौजूद है। ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੂਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। अच्छा जी, इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। जी बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों करते थे हम, क्या मकसद था, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद हो। 95 लेक्चर था पहला, नहीं है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 81 था। ये मेरे अल्फाज थे कि प्रोसेस कॉस्टिंग को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें। तो फिर आपके ज़हनों में आया था कि कॉस्ट तो पहले भी निकल रही थी, अब क्या मुसीबत है। तो हमने कहा था कि कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो, सिमिलर प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस हो और हमें कॉस्ट निकालनी हो, तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट बनता है, ठीक है, हर प्रोसेस का अलग से प्रोसेस अकाउंट बनता है। ये बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़े थे और हमने कहा था कि वैसे तो 4 कैटेगरीज बनाई थी, लेकिन 3 ही हैं बेसिकली। तो जब लॉसेज आए और बस लॉसेज आए, वर्क इन प्रोसेस ना हो सवाल के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग में, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, ठीक है, ये एक टाइप थी, या फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट। असल में हमने 4 हिस्सों में यूँ कर लिया था ना कि लॉसेज हों, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। दूसरे में हमने कहा था लॉसेज हों और सिर्फ क्लोजिंग हो। तीसरे में कहा था लॉसेज हों और ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो। लेकिन वो यूँ नहीं करता सिर्फ क्लोजिंग हो, या कर भी दे तो ट्रीटमेंट चूँकि सेम है, इसलिए हम कैटेगरीज 2 ही रखेंगे। साइम भाई, मोबाइल आपने देख लिया हो, अगर आपने भी देख लिया हो भाई, तो बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग सारा ये पढ़ा है, अब ये ना कहना फिर बताया नहीं, रिवाइज नहीं करवाया। हो गया रिवाइज, ख़त्म। ये देखो रिवाइज हो गया, ख़त्म। हम क्या करते थे, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट करनी होती थी हमने, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मसाइल क्या थे इसमें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंप्लीटेड आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। याद आ रही हैं बातें। तो 3 तरह के सवाल इसमें आया करते थे। सबसे सिंपल, सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक फ्रिन सुपर, पीक फ्रिन, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली। इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट तो बनाना आता ही है ना, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकालते थे वो इस फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला से निकाला करते थे। आज पहले प्रोसेस में यही लगना है, पहले प्रोसेस में ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। इतना आसान सवाल था, ठीक है ना। और बच्चे करके नहीं आए, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग चल पड़ा ना, कुछ हमने तो पहले दिन ही प्रोसेस अकाउंट बनाया था ना, कुछ ज़्यादा एंड पे कराते हैं। अब बच्चे प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा हो गया जी हमारा, वो उन्होंने एंड पे प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाया। उनको छोड़ो यार, क्या करना है, पता ही नहीं उनको। तो आसान सवाल होकर भी छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो खैर कैसे निकालते थे जी, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। और अगर कोई बाय प्रोडक्ट है तो उसको भी आपने उसको वो यहाँ पे छोड़ो। एक नई चीज जो आज डाली है वो क्या है, आज वाले सवाल में भी थी असल में, और वैसे भी मिस हो गई थी मुझसे। वो क्या है, अगर स्क्रैप हो और स्क्रैप बिकने की बजाय उल्टा गले पड़ जाए, तो होता है ना कि खतरनाक केमिकल बाय प्रोडक्ट या लॉस होता है, जो चीज जो वेस्टेज बनता है वो बहुत खतरनाक केमिकल है। उसको पाकिस्तान तो है नहीं कि बस बाहर नाला गुजर रहा है, बहा दो, बंदे सारे अगले भी जहां से गुजरे बीमार होते रहे, उस चक्कर है नहीं। तो उसकी डिस्पोजल की प्रॉपर कॉस्ट है, ठीक है ना। अब डिस्पोजल कॉस्ट अगर आ जाए तो क्या करना है, उस कॉस्ट को आपने इधर प्लस कर देना। एक सवाल में नहीं था, इसमें थे असल में। चलो फिर अल्लाह करे ऐसा हो। खैर डिस्पोजल कॉस्ट अगर आ जाए, अगर नॉर्मल लॉस को डिस्पोज करने की कॉस्ट आ जाए, तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना। जैसे नॉर्मल लॉस स्क्रैप, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप यहाँ तो फॉर्मूला में आ गया ना। दूसरा काम प्रोसेस अकाउंट में क्या करते थे हम, इसको क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट में लिखते थे, इस फॉर्मूला में भी लिखते थे माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसको प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी लिखते थे, याद है, अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू होती थी तो। इसी तरह से अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, नॉर्मल लॉस के डिस्पोजल पर कोई कॉस्ट आ रही है, तो उसको इधर न्यूमरेटर में इस फॉर्म कॉस्ट पर निकालते हुए ऐड कर लेना, और प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए डेबिट साइड पे उसको लिखना है। डेबिट साइड पे सिर्फ रुपीस को, कॉस्ट को लिखना है, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं, वैसे सवाल में हो ही जाना है, सवाल में हो ही जाएगा भी, ठीक है, सिर्फ बताना था। ये तो आ गया सिंपल सवाल। इसमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में लॉसेस भी आ जाते थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आता था, और क्लोजिंग भी। इसको हमने खूब किया है इस दफा, अच्छे तरीके से तैयार किया है, क्योंकि उस्ताद के अपना ही कैलकुलेटर भी चल रहा होता है ना एक, वो कैलकुलेटर यही चल रहा है कि इस दफा ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट आ चुका है,
करवा, वो भी मैंने आपको टिका के दिया था, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं की थी। अब ये बात कर रहा हूं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको, इंपॉर्टेंट बहुत है, सवाल लाजमी आता है प्रोसेस अकाउंट में से भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से भी, ठीक है, लाजमी सवाल आता है। पिछली बार ये नहीं कि नहीं आएगा जॉइंट बाय प्रोडक्ट, आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने सवाल आपको करवाए हैं वो सारे ही आपके रिवीजन प्लान में, मैं अलग से इसका रिवीजन प्लान नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे वाले तो थे ही 3-4, ठीक है, वो सवाल आप वैसे ही बरकत के लिए करने चाहिए। तो चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसमें ये वाला केस आएगा, तो ये जितने सवाल भी हमने किए थे ना शुरू वाले सवालों के बाद, मैं बताता हूं कहां से शुरू किए थे हमने शुरू किए थे 84 में सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 86 से शुरू हो गया था काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो गलती बच्चे करते हैं, ये हमने एक एग्जांपल याद है, वो इंस्पेक्शन स्टेज सीखी थी, बड़ा मसला आता था, ठीक है ना। तो इंस्पेक्शन स्टेज वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन 9 से शुरू करना है आपने काम को, और आपने, मैं बताता हूं कहां तक लेके जाना है, जो आपने नहीं छोड़ने उनकी बात कर रहा हूं। वो सिर्फ नाम था, 26 भी कर लेना चाहिए वैसे आपको, ठीक है ना। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटा मैं ना, अब यहां से ना काम आगे शुरू हो गया था, ये अगला काम शुरू हो गया था, ठीक है, ये 27 तक, बल्कि 28 भी इसी में ही आ जाता है कि नहीं आता इसमें, क्यों नहीं आता इसमें, अच्छा थोड़ा आ जाता है। अच्छा जी सुने, कोशिश ये कीजिएगा, मैं कम करने की कोशिश करूंगा, इसमें से कोई अगर रिपीटेड लगा तो मैंने वो प्रोसेस, वैसे मैंने उसके लिख लिए थे, ब्रेक इवन के कुछ क्वेश्चन लिखे थे आपके करने के लिए, लेकिन अभी मुझे उनसे तसल्ली नहीं हुई। हो सकता है मैं कोई इक्का दुक्का सवाल ऐसे डाल दूं रिवीजन प्लान में जो मैंने आपको नहीं दिए, माजरत के साथ, मुझे अगर कमी लग रही थी सीवी के अंदर थोड़ी सी, तो मैं 2-3 सवाल अटेम्प्ट मेंशन करके डाल दूंगा। मैं हैंडआउट में भी बना के आपको दे भी दूंगा, डाउनलोड कर लेना सोल्यूशन वगैरह, वरना मैं उनसे कह दूंगा कि वो लिख दे, वो आपको हैंडआउट आ जाएगा, वो खुद कर लेना एज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है ना। सीवीपी के 2-3 सवाल मैंने इसीलिए वो प्लान आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने वैसे सवाल लिख लिए थे, सीवीपी के सवाल मैंने लिख लिए थे, वो तो वही है ना जो आपने किए हुए हैं, उनमें से ही हैं ये। हाँ, ये एक मैंने, ये देखो क्वेश्चन नहीं दिया था, ये आपको मैंने दे दिया ऑलरेडी, ये इत्तेफाक से 2-3 बच्चों ने वो लिखे में ये भी कर लिया, दूसरा मैंने करवाना था, ये तो अच्छा हो गया, तसल्ली भी होगी कि ये हो जाना है, ऐसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह आपसे। लेकिन अभी इसको ना तस्वीर खींचें इसकी ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ना 2-3 सवाल और ऐड कर दूँ, मेरी तशफ़ी नहीं हो रही यहाँ पे, ये टॉपिक है ना, अब इस टॉपिक में सिर्फ अभी तक आपके सामने 8 सवाल हैं, तो अगर 2-3 और डल जाएं जो मैंने ना करवाए हों तो माफ़ी देते हुए कर लोगे, तो कोई बात नहीं, समझ आती तो भी माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अव्वल तो आ जाएगी समझ इंशाल्लाह, मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अब कंक्लूड कर लिया। तो अगर मैं 2-3 सवाल ऐड कर लूँ आपकी इजाज़त हो, तो वो सवाल असल में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने वो नहीं करवाए क्लास में, और अब जब मैं उनको देख रहा था ये इस रिवीजन प्लान देने के लिए, तो मेरे दिल में आ रही थी कि यार ही नहीं, ये 1-2 सवाल और अगर बच्चे कर लेना तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है, खुद कर लीजिएगा, ओके। और अगर कोई मसला होगा तो जूम मीटिंग में तो आप लोगों को मैं बुलाया ही करूंगा, आके पूछ लेना, ओके। अच्छा, इसलिए अभी ये फाइनल नहीं है। चलो यार, कहाँ से कहाँ निकल गए हम कहाँ थे यहाँ थे। अच्छा, तो जी मैं ये बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, असल बात यहाँ से शुरू हुई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने खूब स्ट्रेस देना है। तो इसमें कोशिश यही करना कि एक दिन बैठना और सारे सवाल लाइन में ही कर देना, ये जितने भी ये वाले हैं जहाँ से क्लोजिंग और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस शुरू हुए थे, ठीक है ना। 2-4 सवाल एवको वाले चलने हैं, फिर उसके बाद फाइफो वाले आएंगे, दोनों में फ़र्क था, ठीक है ना। ये दोनों, इस दफ़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सवाल इसमें से आएगा इस दफ़ा, ठीक है। तो इसलिए ये चूँकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैं सवाल जब रिवीजन प्लान में डालूंगा तो इसके ज़्यादा होंगे। बाकी जॉइंट बाय प्रोडक्ट के हैं ही 2-3 सवाल, वो भी मैं लिख दूंगा। जाहिर है प्रैक्टिस तो आपने करनी जब सब कुछ आ गया तो। खैर वापस आए प्रोसेस कॉस्टिंग रिवाइज हो रहा था, सॉरी भाई, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? ओ इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल भी बीच में फड़क जाना है, इतनी देरी लगनी है इसमें, टाइम नहीं लगना इंशाल्लाह। 1.25 घंटे में जब हमने ब्रेक करनी है ना इस पार्ट की, तो उस वक्त इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग हो चुका होगा, और जोहर से पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी, जोहर के बाद इंशाल्लाह देखोगे, आप खुद देखोगे। मैं तो आपकी असल में ना ये अब जरा रिसेंट किए हुए हैं,
ज़्यादा टाइम लगा, आपने देखा जब हम एक तो बेसिक चीज़ें सारे क्योंकि CMA की थी तो पहले दिन वो कर ली जो प्रॉब्लम्स थे, फिर डिसीजन मेकिंग ज़रा पुराना हुआ था, थोड़ा सा टाइम लगा स्टार्ट होते होते, CVP में थोड़ा टाइम हमें लग गया, पुरानी चीज़ थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग किससे फिर नई थी। अब ये नए से नया होता जा रहा है काम, तो आप रीसेंट चीज़ में ज़रा जल्दी गुजर जाते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली, कम चांस है कि आए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती थी, इनपुट कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये तो है नॉर्मल केस के अंदर। अगर कभी डिस्पोजल कॉस्ट नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की आ जाए तो उसको इधर ऐड कर देना। ठीक है, और प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी डेबिट साइड पे कॉस्ट को ऐड कर देना। ठीक है, नहीं अच्छा आगे चले, सिखा रहा हूं एक बात, वैसे ही कर लें। ठीक है, अच्छा बाकी तो 100 तरीके हैं, अब मुझे जितने आते हैं अभी तो मैं पता ही ना, वो रटा थोड़ा मेरा नया नया है। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट, अगर प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस आए तो दो तरह से सवाल हुआ करता था। एफको से करना है तो मसला सिर्फ क्या था, ओ भाई प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता था। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट में सारा डेबिट हम उठा के सवाल से पेस्ट करते थे, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस भी पहुंच जाता था। मसला आता था नॉर्मली बाय प्रोडक्ट तो वो भी निकल जाती थी, मसला आता था आउटपुट की कॉस्ट का, एबनॉर्मल लॉस का, कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ऐसा ही है ना, बाय प्रोडक्ट तो यहां पे आनी नहीं, सॉरी। ठीक है, तो हमारा तरीकाकार क्या होता था, प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड सवाल से पेस्ट, क्रेडिट साइड के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती थी, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाते थे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी घुस आती थी, तो हमें ईपीयू बनाना पड़ता था। अब एफको वाला ईपीयू बहुत सिंपल था, इसमें क्या आता था, ओपनिंग के यूनिट्स बैलेंस होकर खुद ब खुद आ जाते थे, हम ओपनिंग को नहीं छेड़ते थे। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट लेते थे इकट्ठी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये 100% कंप्लीट हमेशा होता है, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से ईपीयू के यूनिट्स आ जाते थे। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो यहां कौन सी होती थी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें ब्रॉड डाउन कॉस्ट भी होती थी। चस नहीं आ रही सामने, अगर जब तक नहीं पता है ना, जब तक सामने ना प्रोसेस अकाउंट को खुला ना हो, चस नहीं आनी। इसको इधर ही रहने दो, ये तो भी हमने यूज करना है, मिटाने आए हैं, मिटा दे ना, हाँ मिटाए, हमने नया सवाल भी करना है। ये कब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग 81 में शुरू किया था, 1981 में शुरू किया था। यहां मुझे एक प्रोसेस अकाउंट चाहिए सर, ये मिल गया, इसमें प्रोसेस वर्क ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, कोई अल्लाह करे मिल जाए इसमें ओपनिंग क्लोजिंग हो, मैं ज़रा बताते हुए थोड़ा मज़ा आएगा ना, कंफर्टेबल फील करूँगा। ये तो शुरू वाले हैं सर, इधर तो आप उस वक्त जो वो कर रहे थे हमारे साथ हैं धोखा, ये जी बेटा, ये देखें सलीम भाई का है। अच्छा जी, सलीम भाई घरवाली की ना कॉल हो, देख लो बाद में मार पड़नी है, फिर मेरे जिम्मे ना लगाना। हाँ कहने सर ने सर के जिम्मे, हाँ अच्छा सुने जी, सुने ईपीयू निकालते थे, ये सारा कॉपी करते थे सवाल से, यहां पर ये भी सवाल से उठाता था, या नहीं होता था ये सवाल से आ जाता था। मसला क्या आता था, ये कॉस्ट देखो क्वेश्चन मार्क भी लगे हुए। अब हमें चाहिए होता था ओपनिंग, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, खैर से ओपनिंग भी है, पर एफको मेथड में ओपनिंग को कुछ नहीं कहते थे हम। ईपीयू निकालते हुए हम लेते थे एक्चुअल आउटपुट 100% कंप्लीट, एबनॉर्मल लॉस स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, मटेरियल ये अलग अलग थी तो अलग अलग, नहीं तो नॉर्मली इकट्ठी होती थी सवाल के अंदर, यहां से हम ईपीयू निकालते थे। जब ईपीयू निकल आता था तो फिर यहां पे एफको मेथड है, तो हम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, जिसमें हम करते थे ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट मटेरियल की डिवाइडेड बाय मटेरियल वाले यूनिट्स, यानी 2500 जमा 22,500 डिवाइडेड बाय 4550। याद आ रहा है कुछ 2500 जमा 22, स्क्रैप इसमें से माइनस कर, कहीं और से भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदत थी यहीं से कर देते थे। एक आदत रखिए, एक जगह रखते हैं ताकि थोड़ा याद हो जाए बार बार करने से, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ब्रॉड डाउन लेबर 1500 18,000, करंट डिवाइडेड बाय 4250, 1500 18,000 4250। याद आ गया कुछ। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला करते थे, ठहर जाओ, ये
ईपीयू निकालते थे जिसमें एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, गेन हो तो माइनस कर देते थे, ठीक है ना, लॉस नॉर्मली आता था, कभी कभी गेन भी आ जाता था। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ब्रॉड डाउन कॉस्ट, करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ईपीयू। कौन से वाले? ये वाले ईपीयू, ठीक है ना, ये वाले लेने और इधर ये वाले लेने, ओके। ये ना हो कि आप कोई डिफरेंट लेते फिर, ठीक है, और डन। और अगर फाइफो होता था तो क्या करते थे, हम ओपनिंग को अलग रखते थे। जब एक्चुअल आउटपुट लेते थे ना तो हम कहते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो एक्चुअल आउटपुट में पहले हम वो पकड़ते थे कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर रिमेनिंग को कहते थे कंप्लीटेड फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। अल्लाह करे इसका भी कोई मुझे मिल जाए। नहीं, सवाल तो है लेकिन वो क्वेश्चन ये है कि वो यहां पे सॉल्व किया हो। आ तो ये गया है वैसे ईपीयू, चश नहीं आ रही लेकिन, हाँ चलो ये मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, बस ये सिर्फ यूनिट्स में बना हुआ, लेकिन समझा देगा ये भी बात, ठीक है। ओपनिंग 15,000 यूनिट थे, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो हम यहां पे एक्चुअल आउटपुट जब लेते थे हम कहते थे कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, पहले ये आ गया, और टोटल में से बैलेंसिंग जो होता था वो हम कहते थे कंप्लीटेड फ्रॉम करंट मंथ, सही है ना। अब जब ईपीयू निकालते थे तो ईपीयू निकालने के लिए हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी लेते थे, यानी कि बेसिकली हम क्या करते थे, हम कहते थे कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कंप्लीटेड फ्रॉम करंट मंथ इनपुट प्लस वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस वगैरह, ठीक है ना। अब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट होते थे उन पे लगा करती थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी परसेंटेज, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कौन सी, ये कि 180 लग चुका होता था, हम कहते थे रिमेनिंग है 0 मटेरियल और 20% कन्वर्जन, ठीक है। तो ये ओपनिंग एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग एडिशनल चीज आती थी, इस पे रिमेनिंग लगता था, बाकी सब इसी तरह से सेम था जैसे उधर, ठीक है। उसके बाद जब हम यहां एवरेज कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगते थे, तो एवरेज कॉस्ट नहीं करते थे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करते थे, करंट कॉस्ट पकड़ते थे, अब यहां पे है नहीं, ठीक है ना, करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। तो यहां पे क्या निकलती थी, करंट कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलती थी, यहां पे ब्रॉड डाउन कॉस्ट हम नहीं लेते थे। नहीं यादें ताजा हो रही ना, तो एक सिटिंग में बैठ के जब ये सवाल ऐसे लाइन में करोगे, ये रिवीजन क्लास को सामने रखते हुए, इंशाल्लाह सब रिवाइज हो जाएगा, सब याद आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ठीक है। ये लो, सवाल तो करना ही है। ये देखो जी, आप ये मैंने आपके लिए समराइज कर दिया ना, ठीक है, कि अगर लॉसेस भी हैं, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दो तरह से सवाल आ सकता है, एफको फाइफो, ठीक है। एफको में क्या करते हैं आप, ईपीयू निकालेंगे, जो मसला वाली बात है, बाकी तो सेम चलता है ना, ईपीयू निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस, ये 100% कंप्लीट ही होते हैं, आउटपुट होता है ना, ये तो हमेशा 100% कंप्लीट होता है, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। जो ईपीयू आ गया एफको के अंदर, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के लिए, ये अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू तो सिर्फ इसमें से माइनस कर देते थे, और कन्वर्जन के लिए उसी हिसाब से आगे चलते थे। और अगर फाइफो है तो ओपनिंग वाले यूनिट्स को आउटपुट में भी अलग रखते थे, ठीक है, और ईपीयू के अंदर भी अलग रखते थे, और यहां पर रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन और बाकी सब सेम। अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे तो एवरेज नहीं, सिर्फ करंट कॉस्ट निकलती थी, यहां पे फिर सिर्फ करंट कॉस्ट निकलती थी, क्योंकि इधर देखो जरा, ये तो अभी सिर्फ यूनिट्स में बना हुआ था ना, सवाल में जरूरत नहीं होगी ना, ठीक है। इसके सामने जो ओपनिंग के सामने जो कॉस्ट होती थी ना, वो कॉस्ट एज इट इज यूनिट्स भी इधर आ जाते थे, कॉस्ट भी एज इट इज इधर आ जाती थी, वो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते थे हम, हमें सिर्फ इसकी कॉस्ट चाहिए होती थी पर यूनिट, तो वो हम करंट कॉस्ट निकालते थे, इन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाती थी। यानी कि इसमें एफको में आपने इसको बैलेंसिंग निकालना होता है तो इकट्ठी कॉस्ट निकालते हो, इसलिए ब्रॉड डाउन प्लस करंट करते हो। फाइफो के अंदर आपने इसको अलग रखना है, इधर से उठाना है, इधर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी होगी यहां से, ये यूनिट्स इसके सामने कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट सवाल में गिवन होती थी, वो कॉस्ट सामने, तो हमें फिर किसकी कॉस्ट चाहिए होगी, सिर्फ इस जो करंट मंथ से कंप्लीट हो, इसलिए यहां पर हम लेते ही क्या थे, सिर्फ करंट कॉस्ट, ठीक है, करंट कॉस्ट पर यूनिट निकलती थी। कुछ याद आया तो बोलो। तो करंट कॉस्ट यहां पे ब्रॉड डाउन प्लस करंट नहीं, सिर्फ करंट, ब्रॉड डाउन नहीं, ठीक है, करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर ईपीयू, करंट कॉस्ट ओवर ईपीयू, डन। और जनाब ये तो हो गया, अब जो आना है इंशाल्लाह, ये तो वो हो गया सवाल जो अब आना है, ठीक है ना। और एक वो जो आ चुका
हमने करना है, ठीक है, माजरत के साथ। तो इस पे इसीलिए पिटाई ज़्यादा चल रही थी जब हम कर रहे थे ना, आपको भी कहा तो यार कर रहे हैं, जान नहीं छूट, इसलिए जान नहीं छूट रही थी कि इसकी एक्सपेक्टेशन है। बाकी एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा छोड़ के जाओ, करवाया वो भी उसी तरह से ही है। हाँ, लेकिन अब मैंने जो स्ट्रेस ज्यादा देनी थी वो दे ली, रिवीजन प्लान में देनी होगी दे लूंगा, लेकिन जो मैंने लिख दिया, जो करवा दिया, वो तो करना है ना, क्योंकि वो भी यही चेक कर रहा होता है बच्चा क्या सोच रहा होगा। नहीं आएगा जॉइंट पेपर, नहीं करके जाते, मैंने यही देना, वो भी यही सोच रहा होता है, आईकेप भी यही सोच रहा होता है। सिलेक्टिव स्टडी रो रो के थक गया आईकेप वाले, बच्चा सिलेक्टिव स्टडी कर रहा है, क्यों भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट, सबसे एंड पे ये क्या, इसमें क्या करते थे, इसमें जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते थे यूजिंग प्रोसेस अकाउंट। याद है प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से हमें मिल जाती थी ये नहीं नहीं, मुझे वो ढूंढने दो जरा, ये मिल गया, ये जी बच्चों, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हमने अभी आज भी एक सवाल किया आते साथ, ठीक है ना, वो डिसीजन होने के बाद ये कहानी आगे चल रही होती है, ठीक है ना। अब प्रोसेस चल रहा है, जिन फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन कर चुके थे हम, अब फर्दर प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ चीजें स्प्लिट ऑफ पे बिक जाती हैं, कुछ जो डिसीजन लेकर हमने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ओके कर दी थी वो फर्दर प्रोसेस हो रही हैं, ये वहां पे अब हम खड़े होते हैं, डिसीजन हो चुका होता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन वो मांग लेता है आपसे, ठीक है, उसमें आप एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल दोनों से चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कहां से निकलती है, हमने कहा था वही हमारा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है, ठीक है। यहां से सिंपल सा, जब ये आती है ना तो बहुत सिंपल होता है, और जो टफ होता है वो दूसरे सवाल है, लेकिन उनमें प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि वो हमें इजी लगना शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो सिंपल सा सवाल होगा जिसमें आपके वर्क इन प्रोसेस की क्रेडिट साइड से ये नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर आपकी ज्वाइंट कॉस्ट निकलती है, ये ज्वाइंट कॉस्ट होती है ए और बी दोनों की। अब इसको हमने एलोकेट करना होता है, ये एलोकेशन यूनिट्स की बेस पे, वेट्स की बेस पे भी हो सकती है, सेल्स रेवेन्यू की बेस पे भी हो सकती है, और सबसे मशहूर बल्कि आपको लगता है आता ही सिर्फ वही है, एनआरवी की बेस से भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला काम कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट, ये यहां पे भी मैंने वहां पे लिखा हुआ है शायद, चलो यहां से जरा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आई यूजिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट फिजिकल यूनिट्स की बेस पर, ये हमारी क्लास वाली एग्जांपल है, ठीक है। तो वो जो 5 लाख आया था उसको बांट लो 3/4, 1/4, 1000 में करना है 1000 में कर लो, वेट की बेस पर। सेल रेवेन्यू की बेस पर करना है तो ये टोटल सेल रेवेन्यू लेना, मैंने कहा था पर यूनिट सेल रेवेन्यू लेना, हमेशा याद रखना, टोटल सेल रेवेन्यू, टोटल एनआरवी की बेस पे आपने एलोकेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल सेल रेवेन्यू आ गया, इसकी बेस पे भी एलोकेशन हो गई। और तीसरा सबसे मशहूर जमाना कौन सा था, एनआरवी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, लेकिन लेनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, इधर भी उधर तो होती क्वांटिटी है प्रोड्यूस्ड वाली। कुछ कोई बातें याद आ रही हैं? चलो शुक्र है, कुछ तो आ रही है याद। तो यहां पर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें ये एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, ये पैकिंग कॉस्ट भी है, ये मैंने जो अभी बोला था क्या था, कंप्लीशन कॉस्ट है, ये एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट है, कंप्लीशन कॉस्ट, ये पुरानी वाली बात भी सही कर लेना, एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास आ जाती थी एनआरवी, ये एनआरवी की बेस पे नहीं बांटना, ये भी बच्चे गलती करते थे, इसको टोटल प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, टोटल एनआरवी लेकर उसकी बेस पे बांटना है, ठीक है जी। ये बांटने के बाद फिर हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना पड़ती थी, और वो ये तो बता दिया, प्रॉफिट से, ये तो याद है आपको, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते थे एब्जॉर्प्शन से, उसी तरह से जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बनानी सीखी थी, ठीक है, या मार्जिनल से, ये दोनों तरह से बन सकता है, ठीक है। अब ये मैंने वैसे ही यहाँ से रिवाइज करवा दिया, असल में तो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने आपके लिए, बस इतनी सी बात है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग अगर आए तो क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की यूजिंग प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद एलोकेट करना है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स या वेट्स, सेल वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल ना भूल जाएं आप, हालांकि टोटल मतलब यही होता है, टोटल एनआरवी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है जी, जिसमें आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, या कंप्लीशन कॉस्ट भी हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, एनआरवी पर यूनिट आ गई, ठीक है।
और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं। सी डिटेल फॉर डिटेल सी लेक्चर 92 में वही दिखा रहा था आपको, ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये लेक्चर 92 का हैंड आउट था, ठीक है ना ये। ओके मतलब पता नहीं कौन से लेक्चर में ये किया होगा, 22, 3, 4 आगे पीछे हो जाता था, लेकिन मैंने जिस हैंड आउट के ऊपर लिखा हुआ था ना मैंने वो रेफर किया हुआ था घर में, ठीक है ना। ओके चले जी आए जी, अब बिस्मिल्लाह करके जरा होगी रिवीजन, कहानी खत्म। ये प्रोसेस कॉस्टिंग था, ऐसे इतना अरसा लगाया हमने पढ़ने में, है ना। तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली, जरा जुबानी करें। कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस प्लस अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट है तो नॉर्मल लॉस को डिस्पोज करने की, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग है लॉसेस और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग के साथ, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो उसमें दो तरीके हैं, एफको और फाइफो। ईपीयू बनाएंगे और ईपीयू के अंदर जो फर्क है बता दिए, ठीक है। और तीसरा है जॉइंट बाय प्रोडक्ट, इसके अंदर आपने पहले प्रोसेस अकाउंट बना के जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, फिर उसको एलोकेट करना है किसी एक बेस के ऊपर जो सवाल में कहे, नॉर्मली एनआरवी ही होती है, और फिर तीसरे स्टेप पे वो प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करवा लिया करता है, ठीक है जी। अगर चुप हो तो मार्जिनल पे नहीं बनाना है, एब्जॉर्प्शन पे बनाना है। चुप हो तो वैसे वो चुप नहीं रहेगा, बता देगा, ठीक है ना। अच्छा जी, असल में ना एक दो जगह के अलावा, जैसे मैंने आपको कहा था सीपी एनालिसिस के अंदर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, उसके अलावा जितनी भी हमारी सीएमए है उसमें प्रॉफिट अगर चुप हो तो अज्यूम यही करना होता है कि वो कंपनी जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है। यानी यूं कह लें आप, सिर्फ सीवीपी और डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल, क्या वो वहां पे भी एब्जॉर्प्शन सकता है, कह दे तो फिर यूज कर लेना या उसका डाटा यूज करना पड़ सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर लेते हैं, उसके अलावा जहां कहीं चुप हो एब्जॉर्प्शन ही यूज करना है, ठीक है ना। तो ये अब डिसीजन मेकिंग तो नहीं है ना, क्या ख्याल है जी। नहीं बोले सर, आपने ना एक बात बोली थी कि कोई भी डिसीजन को इवैल्यूएट करने की बात करें ना, तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट डाली है, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया तो उसके अंदर हमने ब्रेक इवन यूनिट्स के ऊपर इवैल्यूएट कर दिया था उसको। यार अब वो स्पेसिफिक सवाल अलग से कर लेना मुझसे, अब वो जो सवाल ढूंढ, या तो वो सवाल रेफर करो, फिर उसके अंदर वो क्लास के बाद तो वो तसल्ली से देखो हैंडआउट्स को, क्लास की ब्रेक के अंदर मुझसे पूछ लेना। अच्छा जी, खैर से कौन कौन से सवाल हो गए वैसे हमारे, गुलशन हो गया, ये मैंने पूरा नहीं किया था, इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी, कंपनी जिम्मेदार ना होगी अगर आपने सवाल नहीं किया और बाद में ना हुआ तो। ये 7 कर लेना आपने, मतलब मुझे बच्चों ने कुछ शहादतें मौसूल हुई हैं कि ये हो गया था, सिर्फ इसमें प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट थी, वो मैंने वैसे ही करवा दी थी। ये है जो वो अपना एंट्रियों वाला आपका खूबसूरत सवाल, उसके बाद ये अभी 6 कर लेते हैं, 5 हो गया। इनमें से कोई भी नहीं हुआ ये अभी ना, अभी इंशाल्लाह ये जोहर के बाद पता है कौन कौन सा होना है, 1 हो जाना है, जोहर के बाद 3 हो जाना है, जोहर के बाद 6 भी हो जाना है, हाँ तो वो भी हो जाएगा ना, 6 भी हो जाना है, ठीक है। ये 3 सवाल अभी जोहर के बाद इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर रही सही कसर इंशाल्लाह फिर कल पूरी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप लोग आ जाएं सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग, यार पता करो जिंदा भी है कि किधरे चला गया है, बैग शेक पड़ा है, बैग छोड़ के गया हुआ है, बैग पड़ा है उसका, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शाश दा बैग थी ऐसी हैं जी। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2। वो तो हुण जमाना है को नहीं कि घ्यो ते मक्खन ते अंडे दे के उन्हें पास हो जाना है, पेपर तो आई के अपने लेना है, उस्ताद ने थोड़ा ही लेना है, साथ तो बस जोर ही लगा सकता है यहाँ पे। अगर खुद ही मैंने पर्चा बनाना होता तो मैं एडा औखा क्यों होंदा, मैं वही पढ़ाता जो मैं पर्चे देना सी। अच्छा जी, नहीं भाई 2 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं। हरक्यूलिस केमिकल लिमिटेड इज एंगेज, पढ़े एक दफ़ा सवाल, मैं ज़रा साह ले ला इतनी देर, तुसी पढ़ो। 2 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, 1 और 2, पढ़ लो एक बार ताकि फिर जब मैं पढ़ूँ तो ज़रा इजी लगे आपको। कौन पूछ रहा है, उससे कहो कि हमने सीवीपी का सवाल पास पे रिसेंट टाइम वाला कर लिया है,
दूसरा से कहो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग रिवाइज करके उसका सवाल शुरू कर दिया, तुम्हारे पहुंचते तक रीसेंट अटेम्प्ट का हरकुलिस वाला सवाल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह तुम्हारे पहुंचते पहुंचते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस रिवाइज करते हुए वो सवाल भी कर डालेंगे। और फिर जोहर के बाद जब तुम आओगे तो वो करना है जो तुम्हें नहीं पसंद, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कल पूछा था ना, पहले आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कराना है, वो मुझे खुद पता नहीं होता क्या करना है, तो परसों वाला रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप कहते जा रहे, मैं बदलता जा रहा था जी। सवाल पढ़े, गप्पा ना लाओ। नहीं, 5 मिनट की ब्रेक नहीं करनी, इस सवाल के बाद कर लेना, बहुत आसान सवाल है। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं लेकिन 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट में टारगेट करो ये सवाल करना है। शाबाश, हिम्मत करो। हरकुलिस कंपनी इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल विद यूजिंग 2 प्रोसेसेस। केमिकल टी जो है ये जी प्रोसेस 1 है, ठीक है जी। इसमें इनपुट करते हैं हम केमिकल टी। केमिकल टी इज यूज्ड इन प्रोसेस 1 विच प्रोड्यूसेस केमिकल L एंड M along with बाय प्रोडक्ट N। इसमें से जनाब L M N ये 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलती हैं, ऐसे ही है। अब बाय से पता है, तो पता है ना। अच्छा, उसके बाद 2 जॉइंट हैं, आगे वो कहता है रेशो दी। और रेशो का हमने क्या करना है, मैंने पूरे सवाल में, मैंने रात को किया ना सवाल ये, तो मैंने पूरे सवाल में कहीं ये रेशो यूज़ नहीं की, क्योंकि उसने यूनिट्स नीचे दे दिए हुए, उसने यूनिट्स दे दिए, इसलिए मुझे यूज़ करनी नहीं पड़ी, ठीक है ना। वैसे आप चेक करोगे तो यही निकलेगी, वरना वो ये नहीं कर सकता कि ऊपर हो कुछ और हो नीचे कुछ और हो, होना यही है अल्टीमेटली। खैर चलो। हाउएवर देयर वाज वेस्टेज ऑफ 10% एट प्रोसेस 1 ड्यू टू एवेपोरेशन लॉस आइडेंटिफाइड एट एंड ऑफ प्रोसेस। अच्छा जी, तो इधर 10% नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है। आगे कहता है केमिकल M अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग इन प्रोसेस 2। M आगे चला जाता है, जी प्रोसेस 2 में चला गया ये, और वहां पे जाकर, अच्छा अब ये क्या है, ये मटेरियल टी लगा ना, केमिकल टी लगा है, मटेरियल टी इसमें लगा है। उसके बाद आप आगे देखोगे यहां पर डायरेक्ट लेबर भी लगी है, और अगली लाइन में उसने सवाल आपने चूंकि पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, अभी मैं वैसे पढ़ा रहा हूं साथ साथ। इनपुट ऑफ टी, इनपुट ऑफ वी, फिर प्रोडक्शन हुई है इतनी 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 इतनी, फिर ये लेबर के आर्स लगे हैं प्रोसेस 1 में, ये 2 में रेट्स भी गिवन है। सिंपल सवाल, वेरी सिंपल। फिर कहते हैं जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी की बेस पे एलोकेट करना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। एनआरवी जो है बाय प्रोडक्ट की क्रेडिट होती है प्रोसेस 1 में। फैक्ट्री ओवरहेड्स को अप्लाई करते हैं 180% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोथ प्रोसेस में। कोई अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, और कोई ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की नहीं है। हाउएवर 500 लीटर ऑफ एल एंड 400 लीटर ऑफ ई रिमेन्ड अनसोल्ड। ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। मेरा नहीं ख्याल फिनिश गुड्स का कोई ताल्लुक है मेरे से, अनलेस कि मुझे कोई प्रोडक्शन निकालनी है, कोई कहीं पे देख लेंगे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, मुझे प्रोसेस अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तो नहीं चाहिए होती थी। प्रोडक्शन उसने वैसे दे दी है, प्रोडक्शन उसने वैसे दे दी है। अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया। वो पढ़ की जरूरत तो यार कर लेंगे, मतलब माफ़ करे कोई मसला नहीं है, अगर जरूरत पड़ गई तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा आगे करो काम जी। आगे कहता है सेल प्राइस ऑफ केमिकल्स आर एज फॉलोज। एल बिकता है, एन भी बिकता है बाय प्रोडक्ट, एम किधर गया? ओहो एम तो बिकता ही नहीं है, वो तो पी बन के बिकता है। चलो इतना सा सवाल था। तो मैं ये कह रहा था आपको कि मटेरियल, लेबर और एफओएच ये तीनों इधर लगेंगे। मटेरियल बिल्कुल सीधा सीधा 20 लीटर इंटू 240, लेबर बिल्कुल सीधा सीधा 12,000 इंटू 350, और एफओएच जो फिगर आएगी उसका 180%। ये तीनों कॉस्ट लग गई। उसके बाद 10% नॉर्मल लॉस हुआ, और ये बाय प्रोडक्ट भी बन गई। ठीक है, इसका मतलब एल को हम ऐसे ही बेच देते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, ठीक है। लो जी, उसके बाद आगे वो कहता है, आगे उसने कहा कुछ नहीं है, हाँ कह रहा है आगे, केमिकल एम अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग इन प्रोसेस 2 वेयर इट इज कंबाइंड विद केमिकल वी, मटेरियल वी, यानी मटेरियल यहां पे केमिकल है ना, मटेरियल वी यहां पर इनपुट होता है।
ठीक है। और फिर अगले पी प्रोसेस में लेबर है और फिर उसी तरह से उसका 180% FOH भी है। को मसला, इधर भी लेबर लग रही है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, आप जैसे मर्जी करें, मैं तो फुल फिगर में करूंगा, बाद में मैच भी करना है ना। अच्छा, उसके बाद बड़ी फिगर्स हैं लेकिन मैच करना है, फिर देख लो, फिर बाद में आप परेशान होगे कि शायद सोल्यूशन मैच नहीं हुआ, चीज़ें ज़्यादा हो जाए ना, क्योंकि तरीका जहाँ डिफरेंट है ना कैलकुलेशन का, वहाँ पे फिर ज़रा मैं टोटल इसलिए कह देता हूँ कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार जवाब पे तो वहीं भी पहुँचे हैं, लेकिन तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं फुल फिगर लूँगा, आपको मसला है तो होता रहे जी। केमिकल भी हम ऐड करते हैं और ये पी बन जाता है, पी केमिकल पी, और ठीक है, आगे कहता है 15% ऑफ इनपुट इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट आइडेंटिफाइड एट एंड ऑफ प्रोसेस। कितने परसेंट है लॉस इसमें? 15% नॉर्मल लॉस है, तो वो भी वही निकलेगा इंशाल्लाह, टेंशन मका हुआ। अगर उसने एडिशनल ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना रेशो पर दी हुई है, तो मैंने चेक नहीं किया वैसे, वो मटेरियल वेस्ट तो मैंने चेक किया है, वैसे मैंने परसेंटेज लगाकर किया था और नीचे भी गिवन था, वो तो मैंने खुद चेक इत्तफाकन हो गया था, ऊपर वाला मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी सही ही होगा, जो उसने रेशो दी हुई है ना वही नीचे भी गिवन होगी, ये तो नहीं हो सकता कि ऊपर कुछ और हो नीचे कुछ और, ठीक है। अच्छा जी, हाजा बाजा जी, हाँ, कितने गया, ये 15% इनपुट का वेस्ट हो जाता है और एंड पे मिलता है ये भी, ठीक है, विच नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 50। कुछ बच्चों ने स्क्रैप वैल्यू ले ली ना तेजी में, इसको लो जी स्क्रैप वैल्यू आ गई, ओ भाईजान डिस्पोज करने की कॉस्ट है, ये मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये सारा मैंने पढ़ा दिया टेबल, ये सारा कुछ हो गया, सारा कुछ ही हो गया यार, रह क्या गया, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना, ऐसे ऐसे बनेगा। चुप है, ऑटम 23, शुक्र नहीं करते FIFO एफको नहीं है भाईजान, प्रोसेस ही नहीं है, मसला क्या है? FIFO एफको का मसला ही आपको तब आया था जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी FIFO एफको की जरूरत नहीं पड़ती थी, मसला ही सिर्फ फर्क सिर्फ कहां पे है, जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आए, इसलिए तो वो अल्टीमेट है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो, नॉर्मल लॉस भी हो और प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हो आप, तो उसमें FIFO एफको का फर्क आता है। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो जिंदगी आसान है, अभी तो दिखा रहा था आपको, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो कैटेगरी 1 का सवाल है बेटा, खाली क्लोजिंग होगा तो आप जब ओपनिंग अलग करना ही नहीं है किसी से, तो आपका FIFO हो या एफको, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ सेम ही होना है, क्योंकि फर्क दोनों में क्या था, तुसी नहीं सवाल कराने देना मैनू, नहीं कराने देना मैनू सवाल, नहीं कराने देना मैनू सवाल, वो वाला यार, वो जो मैंने ये देखो बेटा, फर्क किसमें है, ये देखो एक्चुअल और ये देखो एक्चुअल, ये छुपा दो ये, अब बाकी देखो एक्चुअल आउटपुट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फर्क किसमें आया है, जब ओपनिंग आया है, और ओपनिंग आने पर ही फिर अगर FIFO या एफको और ओपनिंग नहीं है, FIFO हो या एफको हो, ओपनिंग ना हो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मसला ही तभी आता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 ऑटम 23 क्वेश्चन 23 जी, ना कि ये भाईजान आजकल ऐसा हरकुलिस क्यों लिखते हुए डेथ पड़ती है, केमिकल लिमिटेड, हाँ कल रात मैंने किया, बल्कि सुबह किया ना, मुझे अभी भी याद है। अच्छा जी, बेटा अभी ताज़ा ताज़ा है ना जी, बोलो भाई, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, रिक्वायरमेंट नंबर सवाल के सामने रखो, प्रोसेस 1 अकाउंट ए रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, प्रोसेस 1 अकाउंट मेरे ख्याल में यहां तक के डाटा से पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, शुरू करें काम, 11 नंबर काफ़ी होते हैं, जिनको ना आता हो उनके लिए, अब आपको अगर चीज़ आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आसान है, मुश्किल होती है, बच्चे नहीं ना करते नॉर्मली, इसको एंड तक पहुंचते नहीं, जॉइंट बाय प्रोडक्ट पता ही नहीं होता कहाँ पे पड़ी हुई है, तो समझते हैं बस प्रोसेस कॉस्टिंग होगी सो हो गई, इसलिए हर चीज़ को एंड करना बहुत ज़रूरी है, ये जो रास्ते में छोड़ देते हो ना किसी चीज़ को,
फेल ये करवाती है। पढ़ पढ़ के सीए वाले बच्चे इसीलिए फेल होते हैं कि वो पढ़ पढ़ के एंड एंड पे छोड़ते रहते हैं चीज़ों को। नहीं भाई नहीं, एंड तक जाना है। ठीक है जी, शुरू करें जी काम। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है। ए रिक्वायरमेंट है, ए है ना, ए रिक्वायरमेंट है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस, अब क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो मुझे जरा हैं सुर्खी पाउडर लगाना पड़ रहा है जी, सुर्खी पाउडर। खुला डुला बनाइए आज हैं, फिर इंजॉय करिए आज। चुप कर जा, मार ना खा लेंगे मेरे को जी। रुपीस में करूंगा सवाल और लीटरें हैं इस सवाल में, लीटरें, लीटर्स, लीटरें और रुपीस, फिर वही लीटर्स। बेटे तुसी मार्क्स तो आए हुए जी। ओपनिंग कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। करंट मंथ इनपुट, यही लिखते थे ना हम, करंट मंथ इनपुट जी। कौन सा केमिकल ऐड होता है यहां पे? केमिकल टी। 20,000 लीटरें 240 के हिसाब से जी। 20,000 केमिकल टी, 20,000 लीटरें एट द रेट ऑफ ₹240 पर लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, उसके बाद इतना आसान सवाल है देखो। उसके बाद अब ये तो अगला प्रोसेस में आना है, ये तो अगले प्रोसेस में। इधर इधर उमर क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रही? हाँ तो जगह बदल दो ना, जगह बदलो, इस तरफ आ जाओ, जल्दी करो, ये मौका है तुम्हारा लाइट देखने का। अच्छा जी, उसके बाद ये अब अगले प्रोसेस में चला गया, वो देखते हैं बाद में। उसके बाद ये प्रोडक्शन बाद में देखते हैं, पहले ये काम डेबिट साइड हम पहले पोस्ट करते थे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लेबर 350 पर आवर 12,000 घंटे प्रोसेस 1 में, मुफ्त के नंबर। डायरेक्ट लेबर जी बेटा कितने कितने आवर्स हैं? 12,000 लेबर आवर्स इंटू ₹350 पर लेबर आवर। समझ ही ना आए बाद में तस्वीर वालों को जो घर बैठे हुए हैं, तस्वीरें मंगवाते हैं ग्रुप में बेशरम जी। कितने थे आवर्स? 12,000 लेबर आवर्स इंटू ₹350 पर लेबर आवर। ठीक है जी, जी बेटा 42,200,000। सोल्यूशन इसलिए भी जरूरी है ना कि आई कैप की सोल्यूशन से देखेंगे तो उनको समझ नहीं आनी, क्लास में करवाए हुए नहीं है ना, तो इसलिए सोल्यूशन जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जी अप्लाइड FOH लेते थे ना यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि 180% पर अप्लाई कर देने हैं। फैक्टरी रेट्स आर अप्लाइड एट 180% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये पड़ी है ₹42 लाख इंटू 180% जी 7560,000। हाँ जी, बस ये तो खत्म हो गया शुरू होने से पहले। रुपीज उससे पूछ लो तुम, पर्चे में किससे पूछोगे? क्यों नहीं किया तुमने? खड़े हो जाओ। 42,000 इंटू 180% किया हमने। अच्छा जी, बोले अब नॉर्मल लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात बरतिए, आगे सड़क बंद है। हाँ जी, नॉर्मल लॉस भी था, ये देखो 10% नॉर्मल लॉस आता है। ठीक है, 10% किसका? 10% चुप है तो इनपुट का, तो 20,000 का, तो नॉर्मल लॉस है जनाब 20,000 के लीटर्स का 10%, 2,000 लीटर्स। ठीक है, एवेपोरेट हो जाता है तो इसको डिस्पोज भी नहीं करना पड़ता ना जी। उसके बाद कोई बाय प्रोडक्ट भी है,
क्या नाम है उसका? बाय प्रोडक्ट एन। अब ये कितने लीटर्स हैं? 1450। ये केमिकल एन 1450 उसने प्रोडक्शन दी हुई थी, ठीक है। और इसकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है, वो है 1000 रुपया सेल प्राइस पर लीटर, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट भी है 40 पर लीटर। तो हमें ये कितने में काम है, कितने ला के देता है? 1000 माइनस 40 960। तो हम इसको 960 पे रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट लिख दूं, बाय प्रोडक्ट एन है एट द रेट ऑफ ₹960 पर लीटर। ये 960 कैसे आया समझ में आती है? एक बार लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। 1000 माइनस 40, ठीक है, ओके। किसी ने लिखना तो लिख ले। क्या ये सवाल हमने नहीं किया हुआ पहले? किसने कहा है? देखो सवाल के अंदर चीजें आती हैं बार बार, यही तो मसला है। इसीलिए तो पास पेपर्स को टिका के किया हुआ हमने। कभी कभी एडजस्टमेंट, कभी कभी सवाल उस तरह का आ जाता है, आपको यूं लगता है पर्चे में बैठे हुए कि ये सवाल तो किया हुआ है। तो ये तो शुक्र की बात है। भाईजान तबाह दे, भाईजान आप तबाह दे। नाश्ता भी ज़रूरी था, इधर तो बहुत कुछ हो गया, वो भी ज़रूरी था। जी बेटा बोले, ये 960 कैसे निकला समझ आता है सबको? जी 1392,000। लो, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट लेते थे हम, है ना जी। एक्चुअल आउटपुट कौन कौन सी है? L प्लस M ले लेते होते थे हम, ठीक है। ये दोनों इकट्ठी ले लेते थे हम। अब ये नहीं पता, नहीं पता है, पता है जी। एक्चुअल आउटपुट 8700 और 7250। 8700 ये L है प्लस ये M है, ठीक है जी। कितना? 15,900, लेकिन ये अभी नहीं पता हमें। चलें, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है? बिहम्दिल्लाह नहीं है, सुकून हो गया। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो सवाल ही खत्म हो गया, शुरू होने से ही पहले खत्म हो गया। ये सवाल था, ये तो सवाल का बच्चा था, हैं? हमने तो इस सवाल के बाप दादा भी कर लिए हुए थे, ठीक है जी। 20,000 और ये 20,000 में से 15,950 माइनस करो ये और ये, इसका मतलब 20,000 ही है इधर, और यहाँ पर 600 लीटर्स का एबनॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर। चलें जी, अब मेरे ख्याल में तो आपके पास ना मसला है कि दो चीज़ें क्वेश्चन मार्क है ना। अगर एबनॉर्मल लॉस ना होता तो जान छुड़ाते, बैलेंसिंग फिगर निकालते, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट। अभी रिवाइज कराया आपको, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, न ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, न क्लोजिंग। केस 1 का सवाल है। हाँ, एडिशनल चीज़ क्या आई हुई है यहाँ पर? एडिशनल चीज़ आई हुई है कि ये जो नहीं, वो दूसरे में है, वो वेस्ट का ठिकाने लगाने का काम तो दूसरे में है ना। चलो बस फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो हमने क्या करना है जी? कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, जैसे निकाला करते थे बचपन में जी। इनपुट की कॉस्ट टोटल करो 165, याद है? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट ये ₹16560,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की, माइनस ये तो है 1392,000। याद है बातें? डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स लीटर्स हैं, 20,000 लीटरें, माइनस 2,000 के लीटर्स, ये लीटर्स तो आते थे ना, माइनस 1450 लीटरें। तो ये हमारे पास जी कॉस्ट पर यूनिट आ गई ₹5। 4 तक करो अगर एग्जैक्ट फिगर चाहते हो तो, आई कैप जैसी
4956 कर दूं? 5 के बाद 5 5 है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये मैंने कहा ज़रा आपका ज़रा सोल्यूशन मैच कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रोज़ ज़रा डिफरेंट तरीके से चल रही होगी। हाँ जी, अब ये काम हो गया। अब आप किसी एक को कर लो कैलकुलेट, दूसरे को आप जो है वो बैलेंसिंग निकाल लो। दोनों को भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में ये आसान लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप करो 600 लीटर्स हैं और मल्टीप्लाई करो कॉस्ट पर यूनिट से। ये क्या हो गया कि लगते 4955। एक तो तुम्हारी वेरिफिकेशन ही नहीं खत्म होती, इतने तुम इलेक्शन कमीशन जी। वर्किंग नंबर, ये वर्किंग नंबर 1 है, ठीक है जी। 549897 और ये बैलेंसिंग निकाल लो, मेरा मशवरा है। वैसे बैलेंसिंग नहीं भी निकालोगे ना, ये करके देखो फिर भी वही निकल आना है जी। बोलो 14618103 कर लो जी, कर लो। बैलेंस भी तभी होना है, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो कर लो, 15950 इंटू 916.495 करो, इसका भी आंसर वही आना है। हाँ ज्वाइंट कॉस्ट है ना, अभी तो इसको हमने एलोकेट तो करना है अलग अलग, वो फिर देखेंगे क्या करना है। फिलहाल ये तो पूरा हो गया, एक काम तो पूरा हो गया। ये मेरे 11 नंबर हो गए पूरे, टोटल है 16560 1 2 3। हाँ जी सब कुछ वैसा ही होगा। जी हाँ, नहीं हो और की देख लो, आईके तो सोल्यूशन देख लो, यही चीज है। अच्छा अब अगली बात, अब अगला मसला आता है कि प्रोसेस 2 का अकाउंट भी हमने बनाना है, ठीक है ना। अब प्रोसेस 2 के अंदर कौन सी साइड पे प्रोसेस 2 का अकाउंट बने, ये ज़रा देख लेते हैं। प्रोसेस 2 के अंदर चीज़ें तो काफ़ी हैं, आधा बोर्ड भी है। मेरे ख्याल में इस साइड को ना हम एनआरवी कैलकुलेशन के लिए छोड़ें, क्योंकि वो बढ़ ही जाती है बातों बातों में, ठीक है ना। एनआरवी को जो हमने करना है, ठीक है ना। तो मैं रिक्वायरमेंट नंबर बी करता हूं यहां पर, अल्लाह करे पूरा आ जाए है? नहीं मुश्किल है वैसे, चीज़ें काफ़ी। हाँ तुम तो बोलो ही ना, सही कह रहे हो तुम। इसको तो बंदा जो है ना आग कर दे अपनी क्लास से, ये यहां तक भी जाए तो नजर आएगा। बच्चा है पता नहीं, नाश्ता ही इसका खत्म नहीं हुआ 2 घंटे। बेटा ये बस देख लो ना, फिर ये प्रेफरेंसेस होती हैं। फिर पढ़ने वाले पता है क्या करते हैं ऐसे मौक़ों पर, अगर बहुत ज़रूरत हो तो वो एक बन लेते हैं और दूध का एक डिब्बा पकड़ते हैं और ये खा पी लेते हैं बैठ के, ताकि टाइम ना ज़ाया हो। अब नाश्ते करने और फिर जिन्होंने खा दिया गाजर ढिड ना दे पीड़ है जी, जिन्होंने किते नाश्ते फिर हैं जी। इतनी रिवीजन अच्छी हुई है अभी हमारी, मुझे तो खुद मज़ा आ रहा है। अच्छा वो जोर के बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपको बूस्टर चाहिए होता है। जुमे आज रात ना कड्डो, मैं तो जुमेरात बना के ऐसी, मैं क्या इन्ना पढ़िया ऐसी कि अज जुमे तक कहानी पहुंच गई है। पढ़ के हमने जुमा करा दिया। अच्छा जी सुने, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कोई नहीं है, ठीक है। करंट मंथ इनपुट के अंदर, हाँ पिछले प्रोसेस से आएगा कौन सा मटेरियल, एम, ये एम फर्दर प्रोसेस होता है। मैं फोटो भी बनाई सी, आ देखो एम आगे गया है, वो फिर पी बनेगा, ठीक है। तो एम के यूनिट्स हैं, ये लीटर्स हैं 7250। लेकिन आपको पता है ये कॉस्ट हमें नहीं पता, यही तो ढूंढनी होती थी, तुसी गल कर लो पाइन पहले, ये कॉस्ट ढूंढनी होती थी। मसला यही होता था, इसी को तो एलोकेट करना है तो निकलना है इसने। यहां पे तो हम रुक गए, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरा इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि जब मैंने एनआरवी की तरफ जाना है ना, तो वहां भी मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए,
और वो यहीं की इसी की हेल्प से ही निकलेगी, ठीक है ना। तो चले मैं वो आपको कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल ज़रा हम पूरा कर लेते हैं इसको ज़रा नीचे लिखें। 72 कितना था, 72 50 लीटर्स, और कॉस्ट का हमें नहीं पता, ठीक है। ये क्या है जी, मटीरियल केमिकल एम रिसीव्ड फ्रॉम P1, ठीक है ना। अगली चीज क्या होगी जी, केमिकल कौन सा ऐड हुआ है यहां पर, केमिकल V ऐड होता है यहां पर, ठीक है जी। और उसका रेट गिवन है 180 का है, और 1750 लीटरें ऐड होती हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 180, 1750 लीटरें, और ये तो कॉस्ट भी आ गई। ये फर्दर प्रोसेसिंग अब शुरू हो गई है। ये पहले से ये इधर से कॉस्ट लेके इधर आएगा, वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, वो तो ज्वाइंट कॉस्ट है जो एलोकेट होगी। अभी फर्दर प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ठीक है। कितना 315। फिर उसके बाद हमारी यहां पर डायरेक्ट लेबर लगी 2000 हॉर्स हैं और 300 रुपए पर हॉर है। तो 2000 हॉर्स और 2000 हार्स हैं भाई, 2000 लेबर हार्स इंटू रुपीज 300 पर लेबर हार, 6 लाख। बेटा 600 अब तुम अपने पास ही रखो। अच्छा, उसके बाद अगला काम आपको पता है, अप्लाइड एफओएच जो है वो हम 180% कर रहे हैं जितनी कॉस्ट आ रही है लेबर की। तो 6 लाख इंटू 100 तो 80%, 10 लाख तो 80,000। नॉर्मल लॉस ले लो भाई, जो बोलते जाओगे, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है आज तो। नॉर्मल लॉस जो है वो इनपुट ये इनपुट है, ये इनपुट है। नॉर्मल लॉस वो बाद में निकालेंगे, मैं तैयारी तो कराऊं ना। ये इनपुट है, टोटल कर दो ना, टोटल कर दो, यहां तक ही आएगा अब जी। 9000, ये 9000 लीटर्स हैं, इसका करके देख लो आप 15%। 9000 लीटर्स इंटू वही जो उन्होंने दिया हुआ था, ये मेरे से तो चेक हो गया था इस तरह से ना, मैं कह रहा था घर पे इत्तेफाकन 1350, ठीक है जी। जी सर ये ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, हाउएवर 500 लीटर्स ऑफ एल। बेटा फिनिश गुड्स बना रहा हूं मैं, ये फिनिश गुड्स का अकाउंट है, ये प्रोसेस का अकाउंट है। भाईजान मेहरबान कदरदान, इसके पैसे क्या आने हैं, इसकी तो उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। तो डिस्पोजल कॉस्ट किधर आएगी बताओ जरा, बताओ इस येलो वुड वाले को हमने क्या पढ़ लिया, बताओ डिस्पोजल कॉस्ट कहां आएगी। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट ना करनी हो तो दूसरा काम, डेबिट साइड पर डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। इधर देखो जरा, कितने लीटरें हैं, 1350 लीटरें हैं इंटू ₹50। उसने कहा था कि इसके ऊपर डिस्पोजल कॉस्ट आती है ₹50, ठीक है जी। 67, हाँ इसकी इधर कोई नहीं यूनिट्स आने, यूनिट्स ये इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल खलो जा भाई, ये आवेगा तो टोटल होएगा। हाँ एक बात है, ये सारी कॉस्ट वो हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहलाएंगी, जिनकी हमें तलाश थी, जिनसे हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालनी है। लेकिन अभी फिलहाल क्या मामला है, अभी फिलहाल तो मामला कुछ ऐसा है, अभी कुछ ऐसा मामला है कि हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, और हम यहां पे 9000 लिखते हैं जब, तो कोई लॉस नहीं आता। सवाल में तो नहीं गिवन, सवाल में आउटपुट गिवन है, चलो वो तो देख लो। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट यहां से क्या चीज बन के निकलनी है, एक्चुअल आउटपुट केमिकल पी कितनी जी सवाल ने बताई है, 7650 लो 7650 0900786001 टेलीफोन अब नॉर्मल लॉस है, क्लोजिंग वर्क प्रोसेस नहीं, उसने कहा था कोई नहीं है।
एबनॉर्मल लॉस है, बराबर सराबर। इसका मतलब यह हुआ कि बस ये बैलेंसिंग निकाल लें, बैलेंसिंग निकाल लेंगे। क्यों क्यों? अभी ये कॉस्ट नहीं मिली, इसको तोड़ना है, तोड़ के ये निकलेगी, इससे ये बैलेंसिंग, सवाल खत्म है। तो मसला वहीं पे आ गया एनआरवी की। मैं गल पूरी कर ला पाए ना, तुम हाथ खड़ा कर लो पहले, नहीं करो फिर करो। मसला वहीं पे आ गया कि हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, टोटल एनआरवी। अब वो निकालने की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई का सवाल पहले ले लें जी, फरमाएं। बेटा आप ना आईकेप की वेबसाइट पे जाएं, उसमें ना 7 मार्किंग स्कीम भी गिवन है, वो भी डाउनलोड करें, इतना करके मार्क्स लगाएं, ठीक है? ये बहुत अच्छा तजर्बा होगा आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा ये, ठीक है? मार्किंग स्कीम आपको बताएगी कि हर स्टेप के ऊपर आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। उसने लिखा होगा कि इस स्टेप के इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, बाकी हिसाब आप खुद लगा लेना बेटा, इतना करके कितना मिलेगा और इतना करके कितना मिलेगा। फजूल बातें, मैं क्या कोई सवाल करना है? देखो ना कितना टाइम अब जाया कर दिया। मैं बोली जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं, अब मैं भी चुप नहीं कर रहा ना, मैं भी टाइम जाया करी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने एनआरवी की बेस पर ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। तो वर्किंग नंबर 1 नहीं है, 2 है। ओ भैया निकी जी, जी एलोकेशन ऑफ joint production cost on the basis of NRV। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी थी? प्रोडक्ट एल है, और जाहिर सी बात है जी प्रोडक्ट एम तो बिकती नहीं है, तो एनआरवी उसकी कहां से आएगी? पी की ही, वही मैं बोल वही रहा हूं, पी की ही आएगी, ठीक है? तुम सोच लो जरा, तब तक हम ये तो लिख लें यार। लगी, शुक्र है, शुक्र है जी। बेटा ये देखो, एल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिकता है, एम तो बिकता ही नहीं है, उसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। आप देख लो साल के अंदर डाटा गिवन था, उसमें एम की सेलिंग प्राइस कोई नहीं गिवन थी, तो फिर एलोकेशन की बेसिस तो पी ही हुआ ना, तो पी की एनआरवी निकाल लेंगे, उसकी बेस पे कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब कहां थे हम, यहां थे हम। अब एनआरवी निकाल रहे हैं। लो जी, मुफ्त के नंबर आए के आए, आए के आए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये देखो 5000 है, उसमें से ये नंबर माइनस मुफ्त के मिलेंगे, माइनस करने के, ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 5000 रुपए और 7000 रुपए, लेस इसमें से कर दो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट ही गिवन है, डायरेक्ट ही गिवन है ये जनाब, 500 रुपए पर लीटर, और पी की है 600 रुपए पर लीटर। वो भी करेंगे माइनस, अलग अलग कर लेते हैं ना, ₹600। नेक्स्ट 4% कमीशन केमिकल एल पर, वो उसी सेल का ही होगा, और 5% कमीशन पी का। अच्छा, अब सवाल पूरा नहीं हुआ तो हर स्टेप पे मार्क्स मिल रहे हैं जो जहां से निकलता जा रहा है, कोई अटेम्प्ट तो करता जी। इसी के नंबर आए हैं सर मेरे पास जी। क्या है जी, अगला क्या है? नहीं है क्या? कमीशन है जनाब 5000 का 4% और 7000 का 5% जी। ₹200, ₹350। उसके बाद हाँ जी, थोड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल बात से बनाई सर, अगर यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता तो हम ईपीयू भी बनाते ना जी। हाँ, इडी हाइपोथेटिकल सी, मैं तो चकरा गया सवाल सुन के जी। लेस करें फर्दर प्रोसेसिंग, इत्थे तो गेम है, यहां पे कोई नहीं है, यहां पे पता नहीं है,
चलो अल्लाह खैर करेंगे, कोई और चीज़ तो नहीं आ रही, यही है फिर। तो यहाँ से हमारे पास सुन लो ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन लिखने लगा था, अभी सीवीपी से निकलेंगे दिमाग जी। एनआरवी पर यूनिट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनआरवी। अब इधर भी नंबर पड़े हैं क्योंकि इसमें तो काम खत्म हो गया। एनआरवी बताओ, 4300, 4300 और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इसके 8700। ये देखो उत्थे भी लिखे ने, इत्थे देख ले 8700 8700 एल के, इत्थे देखो भाएं, है देखो, है देख लो प्रोडक्शन जी 8700 यूनिट्स। टोटल की जगह नहीं छोड़ी, चलो कर लेंगे 37410 टाइम ज़ाया करूँ थोड़ा सा आपका और, हाँ बस लिख लेंगे, बस बच्चों को ज़रा तस्वीर भेजनी होती है ना जिनको, मुझे उनकी टेंशन पड़ी हुई है अब। ₹600, हालांकि वो आए नहीं है लेकिन अब क्या करें, ₹350 था, इसका पता नहीं था जी। तो ये टोटल अब नहीं हो सकता, लेकिन ये पता है 7650 यूनिट्स। पी के कितने यूनिट्स बने हैं, 7650 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं पता, बस एक फिगर मिल गई। इधर देखो, अब ऐसे कैसे वो कहते हैं ना, वो चेन रिएक्शन होने, और नंबर काफी सारे आ चुके। टोटल दोनों के कितने नंबर है मिलाकर, 15-16 नंबर है ना, उसमें से 11-12 तो आ चुके हैं। क्योंकि आप इधर भी नहीं रुकेगे, मुझे वो नहीं पता लग रहा तो मैं आगे ना चलूं, आप इसमें भी मैक्सिमम काम कर चुके हो। अब सिर्फ ऐसे होने, एक फिगर ये निकलनी है, साथ ही ये बेसिस आ गई, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट एलोकेट होगी, और ये इधर पड़ेगी, और ये बैलेंस और कहानी खत्म। इतना सा सवाल रह गया है, और मुश्किल अभी तक हमें कोई नहीं पेश आई, ठीक है ना। मुश्किल भी, ये भी मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस पहले ही की हुई थी, ठीक है। अब इधर देखें जी, हमें चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो वर्किंग नंबर 3 इसके लिए मैं ओपन करता हूं इधर। ये वो जो जुगाड़ भाई क्या कह रहे हैं, टर्नेली भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अजीब सा नाम ले रहे थे, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इधर देखें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ M इंटू P, ठीक है। अब इसमें हम क्या लेते थे जी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सारी की सारी, ये टोटल कर लो, या मुझे यूं लिखवा दो, चलो जी बताओ, ₹315, चलो अब चलने दो, प्लस जल्दी लिखवाओ 600,000 प्लस ये जितने सवाल हमने किए थे ना, उनमें सबसे अच्छा ये था, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला, इसलिए मैं ये करवा भी रहा हूँ, ठीक है। बाकी सवाल मुश्किल होते थे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती थी, वो पता नहीं प्रॉफिट स्टेटमेंट ही बनवा रहा होता था, पता नहीं कहाँ लेके जाता था, ठीक है जी। प्लस 67, हाँ ये भी ले लिया हमने, प्लस कर लिया, ठीक है। वैसे ही प्लस का ये सिखाया था ना अभी आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी टोटल यूनिट्स इनपुट कितने, 7250, सॉरी, एक मिनट, 7250 रिसीव हुए हैं, ठीक है। हमने उनको ही प्रोसेस करना था, इनपुट भी हो रहे हैं, तो हमें टोटल नहीं लेने चाहिए ये 9000, ये सारे के सारे 9000 फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे, मुझे पर यूनिट प्रोसेसिंग कॉस्ट चाहिए भाई साहब। देखो भाई, आपके 7250 लीटर ये आए, ये देखना जरा, 7250 लीटर ये आए, जरा 1 मिनट जल्दी कर ले फिर। 7250 लीटर ये आ गए। मटीरियल वी कितना है, मटीरियल वी 1750, ये मटीरियल वी इनपुट हो गया, ये सबके सब पे प्रोसेस होना है ना 2 में। अब इनसे मैंने पर यूनिट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालनी है ना बेटा, तो ये तो सारे यूनिट्स ही आएंगे ना, ठीक है। उसके बाद अपनी तरतीब के हिसाब से अगर कोई नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आ रहा है या कोई बाय प्रोडक्ट आ रही है तो उसको माइनस करना है। कोई चीज आ रही है क्रेडिट साइड पर, क्या आ रहा है, नॉर्मल लॉस के डिटेल्स माइनस कर देंगे, ठीक है जी।
अब यूनिट्स 7250 लीटर्स ये आ गए जी इनपुट, प्लस और कौन सा 1750 लीटर्स माइनस 1350 लीटर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही बनता है 7650 ही बनता है, 7650 ही बनता है। ठीक है जी, टोटल जरा एक बार बता दो, कहीं यूज करना ही पड़ जाता है। रुपीस ऊपर वाले का 500 डिवाइडेड बाय 2067। लड़ो ना आपस में, प्यार से एक दूसरे को कह दो भी गलत बता रहे हैं आप भाई। डिवाइड बाय 7650 लीटर्स। ये मैंने इसलिए भी लिखवाया है, एक मकसद ये भी था कि मैंने जब वो सवाल देखा था ना आई कैप का, तो ये फिगर नज़र आ रही थी, पता नहीं तरीका कोई शायद डिफरेंट था, लेकिन फिगर यही थी। तो आप लोग ज़रा देखेंगे तो तसल्ली रहेगी कि हाँ फिगर तो वैसी नहीं कर रही, बस हमारी तरतीब अपनी है, उस हिसाब से भी काम हो जाता है। ठीक है जी, बताएं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आती है? 67। फिर तुसी चौधरी साहब की करना है बेटा, 2067500 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइड करें उसको 7650 से, वरना मुझे दे दें। मेरा तो एतबार ही नहीं रहा। 2 ये सही कह रहा है ना बेचारा, पहले यही बता रहा है, ये बनता है डिवाइड बाय 7650 इज इक्वल टू 2 और बताओ जरा, इसलिए कर रहा हूँ कि आईकेप के साथ थोड़ा मैच कर जाए। ठीक है जी, नहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना बंदा, क्योंकि तरीका डिफरेंट है, लेकिन हम अपनी तरतीब पे चले जैसे सीखा था, और फिर भी सवाल का आंसर सही हुआ, तो फिर थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आपको होगा कि हाँ फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सवाल इंशाल्लाह हो जाएगा, तकरीबन सारा नहीं तो तकरीबन 70% हो ही जाएगा। ठीक है जी बेटा, फिगर मुबारक को आ गई है, ₹269.6078। ये कहाँ से आया जी? वर्किंग 3 से लिख दिया है। हाँ जी बताएं, पर यूनिट रुपीस, ये पूरा लिख लेना, फिर आगे राउंड कर लेंगे, इस फिगर को राउंड कर लेंगे। ठीक है, ₹5780.3922 यही आता है भाई। सही से बताओ, इसको 7650 से कैलकुलेटर पे ही ना, इसको 7650 से मल्टीप्लाई करो, वाह अब ये राउंड हो गया ना, 4422 आगे जीरो आ गए एग्जैक्टली। फ़ायदा हो गया ना, सिर्फ इससे जो है ना वो किया था हमने, 4 डेसिमल तक लिया ना। ज़रा ये पर्चे पे ना लेना, 61 कर देना, बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस फिगर राउंड नहीं आएगी, उससे परेशान नहीं होना, मजबूत हो बात अपनी कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट सही है, मैं सही जा रहा हूँ। अगर फिगर राउंड है तो राउंडिंग का डिफरेंस ही होगा, राउंड नहीं आ रही तो ठीक है। नहीं, मैंने तो आपके सली के लिए सिर्फ करवाया ताकि आप मैच कर सके। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास टोटल, बताओ जी टोटल ₹816। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट, सिर्फ इसका मसला है ना, रुपीस कितना आया था? 4422। मुझे मसला सिर्फ किसका है? ये टोटल कितना बताओ फिर दोबारा? 816300000। अच्छा बच्चों, मुझे मसला सिर्फ ये है कि जो प्रोडक्ट एम थी ना, एम, उसको मैंने एलोकेट करनी थी जॉइंट कॉस्ट। तो अब मेरे पास एनआरवी की बेस थी, एनआरवी मेरे पास पी की ही है, ठीक है, तो मैंने उसी बेस को पकड़ लिया। अब ये देखो मेरे लिए सिर्फ इस पूरे, मैं चाहो तो दोनों में कर लो, लेकिन बाद में काट देता हूँ। चलो ठीक है, एलोकेशन कर लेते हैं, पहले एलोकेशन दोनों की कर लेते हैं, लेकिन फिर मैं एक को काट दूंगा जिसकी जरूरत नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ किसकी? जॉइंट कॉस्ट में सिर्फ इसको, पी की नहीं, बेसिकली एम की कॉस्ट है, लेकिन पी की बेसिस पर निकाली हमने, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हमने करनी है। तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो देखो, 14618,103, ये मैंने एलोकेट करना है। अब बेसिस ये सिफरें सारी उड़ा दो, 4 सिफरें उड़ सकती हैं ना, बोलो 4 सिफरें उड़ा दे, इजी हो जाएगा। जरा ऐसे जितनी सिफरें कॉमन होना वो उड़ा दिया करो, जरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, लो हाँ जी, 3
741 डिवाइडेड बाय 8163। जी बेटा बोले, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हुई है, एल को कितनी है? 66 पॉइंट कितों आ गया? ये पूरी फिगर लिखो। नहीं है सही, नहीं मतलब तुमने जो काम करना था वो करना था, मैंने जो लिखा है उसको कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा बोलो। 2 है एंड पे, ओके अच्छा यार 14 मिलियन को बांटा है ना, खुदा का खौफ करो, तुम 6 लाख निकाल के बैठे हुए, 6 मिलियन आता है यार, ठीक नहीं है ना जी। अच्छा इधर देखो आप, रुपीस ये बांट रहे हैं ना जॉइंट कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। अच्छा भाईजान तुसी हुण आके जवाब दसोगे सानू, मुझे गुस्सा ही बड़ा आ रहा है आप पे। आपने मौके मौके पे, जब मौका सही आया ना पढ़ने का, आपने उस मौके पे क्लास छोड़ी है, रिवीजन क्लास में, फायदा क्या आया? फिर आपने कहना रिवीजन भी की थी, पढ़ा भी था, फिर भी पास हो ही गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, लेकिन ऐसा ना 81 भाई थोड़ा पढ़ा था, रिवीजन भी की थी, क्लासें भी पढ़ी थी, प्रोसेस कॉस्टिंग की तो छोड़ भी दी थी मैंने क्लास। रुपीज 791 ठीक है बस। अब इधर देखो, मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, क्योंकि ये असल में मैंने यहां प्लेस करना है, यहां मैंने अलग किया ही नहीं। आई के अपने सोल्यूशन में इसको भी अलग किया था, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इकट्ठा रखो हमें, ठीक है। अब इधर देखो, जिसकी जरूरत नहीं थी, जो पर्चे में टाइम बचा सकते थे आप, जिससे पर्चे में आप टाइम बचा सकते थे, मेरे ख्याल में वो सारा प्रोडक्ट एल आप उड़ा दें। लेकिन आप फिर कहोगे सर बेसिस कहां से आएंगी, तो ठीक कह रहे हैं, कम से कम ये काम तो करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं कि आप बेसिस देखो ना, ये आएगा तो बेसिस तो तभी 2 बनेगी ना, लेकिन इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे 69669 को कहीं भेजना था, ठीक है ना। हाँ अगर हमने यहाँ पे अलग अलग रखना था तो वो बात अलग थी। बहरहाल ये जनाब हमारे पास आ गया 7918, वर्किंग नंबर 2 है, 2 है ना, एलोकेशन आ गई 7918। ये देखो जी 7918 810 ले जी। अब टोटल कर दें 7918 810 9981 ठीक है, ये सबका टोटल किया भाई, 9981 और इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लो 9981 हैंस प्रूव्ड कि अपने तरीके पे भी रहें तो सवाल सही हो जाता है, अगर आप सवाल सही करें तो। ठीक है जी, कितनी देर की हो गई भाई रिकॉर्डिंग? यार ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं कहीं तो जा रहा था, ब्रेक ले लेते हैं। चलें ठीक है, इस पार्ट को क्लोज करें।